आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जसकरण सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं द जसकरण सिंह शो में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर तरुण एब्रॉल। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये एक एक्टर और एक डायरेक्टर हैं जी। और आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे द जसकरण सिंह शो का ये 10th एपिसोड है। और जब मैंने ये शुरू किया था मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं ये 10th एपिसोड तक लेके जाऊंगा। तो चलिए सर, तैयार हैं आप? जी जी जी, बहुत ही मैं अपने आप को मुनाफिज समझ रहा हूँ कि मुझे 10वां जो पार्ट है उसमें मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। और पहला भी चलो होता तो भी मेरे लिए वही था, पर मुझे पता है ये 100 से भी आगे जाएगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो तैयार है सर आप? जी जी जी। तो शुरू करते हैं सर। जी। तो सर, मेरा ना आपसे पहला सवाल ये है, आपने ये कब डिसाइड कर लिया था कि आप एक एक्टर ही बनोगे? मैंने ये डिसाइड किया 1992 में। कितने साल के थे सर आप तब? उस टाइम शायद मैं 15 साल का था। और मेरे मन में पहले भी आता था, पर मैं 50-50 था कि मैं बनूं नहीं बनूं, या हमारे कहीं भी गली में मोहल्ले में कुछ ऐसा था ही नहीं कि ऐसा कभी हो भी सकता है या नहीं। मैं तो नहीं यार, थिएटर में मूवी देख के आए, वही फील आ रही है, तो वही अपने आप को समझता था। पर जब 1992 में मैंने दशहरा में एक पार्टिसिपेट किया कॉमेडी का, तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, पैसे भी मिल गए। और 100 रुपया बहुत होता था उस टाइम, तो मुझे लगा, पर पैसे की बात नहीं थी, वो इनाम था। इनाम मिला तो मुझे लगा भी इस चीज़ में भी पैसा कमाया जा सकता है, तो क्यों ना मैं इसी लाइन को ही पकड़ूं। और काम में मेरा दिल लगता ही नहीं था। मुझे तो ये होता, अगर आज भी मेरा बस चले तो मैं सभी जितने भी मेरे बिहार से, यूपी से जितने भी बिहारी, मैं नहीं कह रहा, इंडियंस लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के काम कर रहे हैं, मैं उन्हें काम ही ना करने दूं। मेरा बस चले, मैं उनको बोलूं भाई जो तुम्हारा दिल कर रहा वो करो। अगर उनका दिल वही करने को कर भी रहा है, उन्हें नहीं मेहनत लग रही, वैसे ही खुश हैं, तो देखो उनकी इच्छा। पर मुझे लग रहा था कि ये मेरे से धक्का हो रहा है कि मुझे कोई बोले कि ये काम कर, ऐसा कर, या लिख कर के कोई चीज़ लेके आ, सामान लेके आ। या मैंने थोड़ा सा काम भी बीच में शुरू किया था चौड़ा बाज़ार में, टी शर्ट्स का। टी शर्ट्स हम लेके आते थे 50 रुपये की, तो हमें होता था 75 रुपये में या 80 रुपये में इसे सेल कर देना। तो कई बार तो कुछ 80 में चली जाती थी, तो शाम वाली हमें 60 में भी करनी पड़ती थी। लेबल वही 70-75 में आ जाता था, वही 10 रुपये बचते थे। तो मुझे लगता था यही बिजनेस है। तो ये कर करके मैं पक गया कि भी सारा दिन खड़े रहो धूप में, और पुलिस वाले भी तंग करते थे, शॉप अपनी थी नहीं। तो मैं ये काम करूँगा ही नहीं, मुझे बस यही करना है बस। उसके बाद जब मुझे वो 100 रुपया मिला, उसके बाद मैंने वो कोई काम ही नहीं किया ज़िंदगी में। अब तब से अब तक मैंने कभी कोई काम नहीं किया। चाहे कुछ पैसे की प्रॉब्लम रहती थी, जेब खाली रहती थी, पर मैंने काम नहीं किया। मैंने करना है तो यही कलाकारी ही करनी है। कलाकारी मीन्स जैसे एक्टिंग से पैसा आ गया, डायरेक्शन से पैसा आ गया, या कोई सॉन्ग से पैसा आ गया, या गाने से पैसा आ गया, जो इससे आया वही मेरी घर की रोजी रोटी है। दूसरे से मुझे कोई लेना देना, यही है मेरा। ओके। तो ये मेरी शुरुआत की रिवीजन थी जो मैंने सारी आपको बता दी डिटेल में। नहीं सर, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज कैसे हुई कि आपने ज़िंदगी में यही करना है? क्योंकि मेरा किसी और चीज़ में मन ही नहीं करता था। क्योंकि मैंने शॉप भी करके देखी, टी शर्ट्स का भी वर्क करके देखा, फैक्ट्रीज़ में भी जाके, क्योंकि सभी दोस्त जाते थे जो मेरे पढ़ाई छोड़ चुके थे, तो वो सभी जाते थे। तो मैं भी पार्ट टाइम जाता था, सुबह पढ़ता भी था, पार्ट टाइम जाता भी था। तब मेरे पापा थे, मेरे पापा की डेथ 1995 में हुई। तो 3 साल पहले ही पापा ने मुझे इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था कि भाई कोई वर्क भी करो, काम भी करो। और मुझे भी अच्छा लगता था। घर पे मुझे बोरियत महसूस होती थी, मुझे अच्छा लगता था। मैं घर से निकला, थोड़ा स्कूल की लाइफ से निकला, अब मैं कुछ करूं, अच्छा लगता था। पर मुझे ये नहीं लग रहा था कि जो मैं चाहता हूं ये वो है। अब इसका ना तो कोई स्कूल था, ना ही कोई सिखाता था। और अगर किसी से पूछो भी तो करे यार तू पूछ ही क्या है, जिस चीज़ के बारे में किसी को पता ही नहीं। मान लो अगर मैं कहीं राजस्थान में या कहीं चला जाऊं, बिल्कुल पुराना सा गांव हो, और वहां जाके मैं उनसे पूछूं या बिलियर्ड्स कहाँ खेलूं मैं, जब उन्हें पता ही नहीं तो वो मुझे कैसे बताएंगे भी बिलियर्ड्स क्या है। तो ऐसी एक्टिंग का वही प्रिपेयर था कि भी तू क्या पूछ रहा है, क्या करना है, बस जो दिल कर रहा है करते रहे, यही एक्टिंग है बस। पर मुझे इतना पता था ये सब नहीं है, करना तो बहुत कुछ पड़ेगा, क्योंकि थिएटर पे आना कोई आसान नहीं है। तो फिर ये चीज़ें सोचते सोचते सीखना कैसे है, फिर जैसे तैसे मैं कह लो कि भी यहाँ पे और कुछ नहीं था, जलंधर दूरदर्शन था। तो एक दिन मैं टिकट लेके ट्रेन से, तो मैं वहाँ पहुँच गया पूछते पूछते भी, पैदल ही, क्योंकि इतने पैसे थे नहीं।
पैदल मुझे ये भी नहीं पता मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं या कुछ भी। मैं चला गया और वहाँ जाके पूछता रहा कि भी जो टीवी पे ये जलंधर दूरदर्शन है ये कहाँ पे है, वो वाला वो उधर है जी। कहा आगे गया, किधर है जी, इधर मुड़ जाओ मुड़ जाओ, करते 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 मैं वहाँ पहुँच गया। पर पहुँच के अब मुझे अंदर ना जाने दे, भी काम क्या है। तो मैं कहा भी मुझे मतलब इसमें काम करना है, भी जूनियर में कुछ भी काम हो जाए, लाइटिंग का या कुछ भी। मुझे ये भी नहीं पता था लाइटिंग का होता भी नहीं, मेरे मुँह से निकल गया। मुझे तो ये भी नहीं पता लाइटिंग का भी कोई काम होता नहीं या नहीं होता। तो उसने मुझे अंदर बिठाया, अंदर किसी को फ़ोन किया, उसने कहा वो उस रूम में चले। मैं वहाँ पे क्या करने आए हो, मैं क्या ऐसे ऐसे। उसने बिठाई रखा, चाय पानी आई पी ली। तो उन्होंने बोला ये काम करोगे, मैं कहा भी कौन सा। कहते ये सामान उठा के उधर रखना है, ये उठा के इधर रखना है। मैं कहा जी कर लूँगा। तो उन्होंने 50 रुपये के हिसाब से मुझे उस टाइम भी उस पर रख लिया, भी 50 रुपये मिलेंगे, सारा सामान उठाना पड़ेगा। तो 50 रुपये एक दिन के? एक दिन के। ओके। एक दिन के भी नहीं कह सकते, जब तक वो नाटक चल रहा है, और वो हफ्ते में 2 बार ही चलता था। ओके ओके। और मेरी किस्मत बड़ी अच्छी, अगले दिन वो था। तो मैं कभी मैं कर लूँगा, कह रहे फिर कल होगा। और बुधवार को और शनिवार को, ये 2 ही दिन होता था। टेलीकास्ट उसका टेम्परेली चलता ही रहता था, आधा घंटा। तो हम सोचते थे आधे घंटे का है, पर नहीं, वो पूरे 2 हफ्ते का निकाल लेते थे एक ही दिन में। पूरे 2 हफ्ते का निकलता था। तो अगर रह जाता था तो शनिवार को शूट करते थे। जो आर्टिस्ट होते थे वो इतना टाइम नहीं देते थे, उस हिसाब से अपने हिसाब से। तो मुझे लगता था, जब मैं देखता था तो मुझे भाई ये तो मैंने किया, तो ख़त्म हो गया, तो और आना चाहिए था, मैंने तो और भी किया हुआ है। तो फिर धीरे धीरे पता लगा कि जितना उन्होंने शूट किया, जितनी उनकी टाइमिंग है वही चलेगी। तो उसी को चलाते चलाते 1 महीना भी कई बार निकाल देते थे। फिर कॉल आती थी, क्योंकि हमारे घर पे मतलब फ़ोन नहीं था, पड़ोसियों के घर पे था, वो घुमा के जो होता था टिंग टोंग वाला, वो वाला फ़ोन होता था, टेलीफोन, वो ऐसे रिंग होती थी, उसको घुमा घुमा के चलता था वो वाला। मैं नाम भी भूल गया उसका, फ़ोन ही कहते थे वैसे तो। तो फिर वहाँ से फ़ोन आता था भी, ऐसे ऐसे करके तरुण उनको बुला दीजिए। मैं जाता था, वो कहता था तेरा फ़ोन है, तो मैं समझ जाता था भी वहीं से ही आया होगा। तो मैं उनको कॉल करता था पीसीओ से, फिर उनके घर पे नहीं करता था। तो मुझे मैसेज मिल जाता था भी उन्होंने क्यों किया है, भी बात ही करनी होती। मैं बात करता था पीसीओ से जाके, 2 रुपये लगते थे उस टाइम। तो मैं पूछता था कब होगा, तो इस दिन है चले आना, तो 50 रुपये मिलेंगे। तो मैं ऐसे करके फिर जाने लग गया। मतलब 10 रुपये खर्च हो जाते थे, 40 रुपये बच जाते थे। पर वहाँ पे भी हालात यही था कि एक तरह से कह लो कि वर्कर उठा सामान और रख दे। एक्टिंग का या किसी भी ऐसी चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं था, भी कुछ भी लेना देना नहीं था। पर मुझे लग रहा था नहीं यार, कैमरे वैमरे लगे हुए हैं तो यही होता होगा। पर उस वक्त नहीं मुझे पता लगा, मैं वही करता रहा। और 6 महीने मैंने वो किया, 6 महीने तक। कौन से साल में किया था ये आपने? 92 में। ओके, 92 में ही आपने ये डिसाइड किया और हाँ, और मैं चला भी गया, और चला भी गया, क्योंकि मुझे अक्टूबर में मैंने पूरा डिसाइड किया, और 12 नवंबर को मैं दूरदर्शन पे था। ना मुझे किसी ने बुलाया ना कुछ, और ऐसे ही गया, बुलाया भी, अंदर भी चला गया, और उन्होंने बोल दिया कल आ भी जाओ। मतलब जैसे ऐसे ही बोल लो। फिर एक मैं थोड़ी सी और आपको डिटेल में बात बता देता हूँ। फिर जब मैं नवंबर में वहाँ गया था, वहाँ पे बातें हो रही थी भी 31 दिसंबर में प्रोग्राम होता है, हर बार वहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो फिर मुझे काफ़ी नामी लोग वहाँ पे बैठे दिखे मिले, गुरदास मान जी या और काफ़ी हंसराज हंस जी, काफ़ी लोग मुझे वहाँ पे दिखे भी। हाँ, या मैं टीवी पे देख चुका हूँ। कॉमेडियन वाले घुग्गी जी, और अपना जसविंदर भल्ला भी शायद थे, BN शर्मा, क्योंकि एक ही प्रोग्राम या कह लो भी एक होता था चैनल, उसी पे सबने दिखना। वो सब वहाँ पे मतलब मुझे पार्किंग में, कैंटीन में सब दिखने लग गए। मैं तो अच्छी जगह पे तो पहुँच गया भी, अब मुझे भी ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़े। अच्छा, मुझे बस मैं देखा भी घर पे चलता था, दूरदर्शन है, कहाँ पे है, जलंधर, पहुँच गए। ढूंढते पूछते पूछते मशहूर ही इतना था, सबने बता दिया, पहुंच भी गया। अब मैं काम भी कर रहा हूँ, 50 रुपये भी मिल रहे हैं। पर मुझे ये पता लग रहा है कि ये मेरा सिर्फ एक तरह से वर्किंग वाला ही काम है। मैं एक तरह से मतलब कोई एक्टर या कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक वर्कर हूँ, स्पोर्ट बॉय हूँ। उस टाइम स्पोर्ट बॉय भी नाम मुझे पता नहीं था। और ये जब 18 तारीख को शूट स्टार्ट हुआ तो स्पोर्ट उन्होंने, मैं किसको बुला रखा स्पोर्ट में, और कोई खड़ा भी नहीं, मेरे को दे रहा। मैं कहा हाँ जी, इधर आ स्पोर्ट, ये सामान उठाओ, उधर लेके जाओ। मैं कहा अच्छा मैं स्पोर्ट हूँ। उस दिन मुझे पता लगा अच्छा मैं स्पोर्ट वाला काम कर रहा हूँ। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि करना है, बीच में घुसा तो
वरना पता ही नहीं लगता, पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया, 2 दिन के अंदर ही दिमाग में आया, 2 दिन के अंदर ही दूरदर्शन है, दूरदर्शन आया जलंधर है, जलंधर कहाँ पे है भैया, ट्रेन जाती है, ट्रेन में बैठे, स्टेशन पे उतरे, पैदल 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 पैदल, मतलब पौना घंटा लगा, पहुँच गया। उसको मैंने खड़काया, खोला नहीं, खिड़की सी उसने खोली, मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, खिड़की से खोली तो हाँ जी क्या काम है, ऐसे ऐसे करना है। उसने अंदर फ़ोन किया कि भाई आ जाओ, वहाँ चला जाओ, कुदरती वहाँ वर्कर की ज़रूरत थी, उन्होंने स्पोर्ट बॉय में रख लिया। अब मैं सभी बड़े बड़ों को देख रहा हूँ, हालांकि वो इतने बड़े नहीं थे, मेरे लिए बड़े थे, इतने बड़े नहीं थे क्योंकि टेलीकास्ट ये एक या 1.5 घंटा चलता था, उसके बाद दिल्ली दूरदर्शन से सीधा प्रसारण होता था। और उस टाइम शाहरुख खान का भी नाटक शुरू हो चुका था, फौजी, और वो भी दूरदर्शन पे आता था, फौजी का नाटक शुरू हो गया था। अब मुझे पता लग गया, अच्छा दिल्ली में भी एक है, जलंधर वाला तो हो गया, अब मुझे दिल्ली में मोर्चा मारना है, ये वाला तो मुझे पता लग गया, मैं यहाँ पे तो भैया स्पोर्ट बॉय हूँ। तो फिर धीरे धीरे जब स्पोर्ट बॉय हुआ तो वहाँ पे एक भी जो तो प्रॉपरली पंजाबी है वो जरा सा भी दिखाता नहीं था, जो आर्टिस्ट है वाकई में, जैसे BN शर्मा जी और भी, अगर मैं उनको जाके बोलूँ भी ना मैं छोटा होता आपके साथ था, वो पहचान भी नहीं पाएंगे कि तू मेरे साथ था या नहीं था। हालांकि मैं बहुत फिल्में भी अब उनके साथ कर चुका, मैंने 2-3 बार बोला भी, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और कहाँ याद होगा कि बच्चा था। अब मैं उनके साथ फिर मामला गड़बड़ भी मूवी कर चुका हूँ, और भी 2-3 मूवी कर चुका हूँ, रविंदर गरेवाल की मूवी कर चुका हूँ, वही बंदों के साथ मैं मूवी कर रहा हूँ और असिस्टेंट में कर रहा हूँ। और वहाँ पे मैं स्पोर्ट बॉय था, कई बार मैं बताता भी था, तो कहता यार काफ़ी थे हम, सच बताएं तो हमें याद नहीं है। चलो याद होगा भी नहीं, पर मुझे तो अपनी मेमोरी सारी याद है। चलो जैसे तैसे मैं वहाँ पे जब मुझे पता लग गया कि ये है, तो 31 दिसंबर का जो उसका शो था उसमें फिर 70 रुपये मिलने स्टार्ट हो गए कि भाई 70 रुपये है तो काम तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं अब घर से तो आ ही गए हैं, करना ही है, लंच भी मिल जाता था, डिनर भी मिल जाता था, 70 रुपये भी मिल जाते थे। घर पे मैं बता कर आता था कि भाई मैं वहाँ पे हूँ, भी मतलब चिंता मत करना। पापा को बता गया था, पापा ने मम्मी को मना भी लिया, अगर कोई बात नहीं, जा भी रहा तो भी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये नहीं होता था कि मैं उनको फ़ोटो खींच के दिखा दूँ, ना मेरे पास कैमरा ना कुछ, मैं बस एक फेस टू फेस उन्हें तसल्ली होती थी भी हमारा बच्चा सच बोल रहा है, जो कि मैं बोल भी रहा था। जब मैं घर आता था बताता था ये पैसे बचे हैं, ये रख लो, वहाँ पे मैंने ये किया, ऐसे किया, ये मिले, ये जो दिख रहा है ना ये वो मेरे पास में बैठा था, ये तो देखो ये अभी आएगा, ये जो न्यूज़ दे रहा है ना ये वहीं पे होता है, वहाँ में लकड़ी का तख्ता लगा हुआ वहाँ पे कर रहा है, हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा। मैं ऐसे सारी बातें बताता था घर पे आके, पर मेरे पास कोई पिक नहीं, कुछ नहीं, पर वो भी मेरा पूरा यकीन करते, दोस्त भी यकीन करने लग गए थे कि भाई हो रहा है। फिर 31 का जो प्रोग्राम था 25 तारीख को शूट हुआ, उसमें हमें 70 रुपये मिले। सभी उन्होंने अपने अपने नए गाने किए, और वो सारे 31 तारीख की नाइट को चलते थे, पर शूट 25 को ही हो चुका था। तो ऐसे करते करते मेरी लाइंस थोड़ी बढ़ती रही, काम मिलता रहा। तो फिर 1-2 जो अब आ गई बात कि भी मैं एक्टर कैसे बनूं, तो फिर मैंने जो 2-3 वहाँ पे आर्टिस्ट थे जो सीरियल्स वगैरह में वहाँ आते थे, और उस टाइम मतलब सीरियल आता था सांझा चुल्ला करके एक सीरियल था, वो टेलीकास्ट होता था। मैंने उनको पूछा भी भाई तुम लोगों ने ये कैसे किया, अभी मैंने तो यहाँ पे एक्टिंग के लिए आया था, ये तो मेरे से सामान उठवा रहे हैं, तो मैं तुम्हारे जैसा ये कैसे करूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पहले अपनी शब्दावली को सही करना पड़ेगा, फिर अपने गले पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा ताकि बच्चों वाली टोन ना निकले, एक कलाकार वाली टोन निकले जो कि हारमोनियम के जरिए निकलती है, उसके बिना नहीं निकल सकती। और जितना भी तुम खुल के कर रहे हो वो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, जो तुमसे डायरेक्टर कराएगा तुम्हें वो करना है। अब इसके लिए तू क्या कर, भी 2-3 एक्सरसाइज है, एक ही चीज़ को 5-5 स्टेप में करके देख। हमारा वो जो सांझा चूल्हा आ रहा है उसका सीन देख ले, भी कोई राशन लेने गया कि भी मुझे राशन दे दो जी, पंजाबी में थोड़ा बताता हूँ, उसके डायलॉग ऐसे थे, पाजी सानू इत्थे थोड़ी भुजिया या कोई गचक फचक मिलेगी? कह हाँ जी मिलेगी। कित्थे जी दुकान? वो सामने चल जाओ जी, तो बुढ़ा जब बाबा बैठा होएगा वो तानू उत्थे तानू दुकान मिल जाएगी। मतलब ऐसे डायलॉग होते थे। फिर मैं घर पे आके उनको अलग अलग तरीके से बोलता था, चीज़ वही होती थी, धीरे बोलना, तेज बोलना, शराबी की टोन में बोलना, गुस्से से बोलना, मजाक में बोलना, डर के बोलना। और इस टाइम मेरी आधी रात होगी, आधी रात के हिसाब से बोलना, मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, मैं छुप के जैसे मैं कैदी हूँ वैसे पूछना कि यहाँ पे कोई दुकान है, मुझे ये खाना है, ऐसे करके भी डर के। फिर वो मैं खुद ही इम्प्रोवाइज़ करता था, भी तुम डर के क्यों बोल रहे हो? वो नहीं, वो रात होगी ना, मैं रात में डरता हूँ। अपने आप ही माइंड में बना के मैं अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। फिर 1-2 सीरियल्स के लिए पीछे जैसे बोल लो कि मुझे तो ये भी नहीं पता था क्राउड होता क्या है। भी क्राउड मुझे बस ये होता था जो कैमरे के आगे आगे सारे एक्टर भी सभी वही होते हैं,
पर ऐसा नहीं है। फिर मुझे वहाँ जाके पता लगा, अच्छा ये जो पीछे से निकल के जा रहे हैं कुछ बोल नहीं रहे, मुझे ये तो पता लगा था जो सामान उठा रहे हैं वो तो स्पोर्ट बॉय, जो लाइटें उठा रहे हैं वो लाइटों वाले, जो कैमरा चला रहा है वो कैमरे वाला, वो जो बैठा वो डायरेक्टर है। तो जो पीछे से निकल के जा रहा है भैया वो क्राउड है, उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ उसने जाना है, सामान उठाना है, आ जाना है, बोलेगा कुछ नहीं। फिर उसके बाद पता लगा क्राउड के अंदर भी 2-3 स्टेप्स हैं। एक तो डम्मी भी, पता ही नहीं, आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस जैसे कि मतलब कह लो कि बस स्टैंड है, भीड़ है, किधर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, कैमरे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर एक भी फ़र्क पड़ रहा है, इधर से जाना है, तुझे हंसना नहीं है, ये सीन चल रहा है, ये दूसरी कैटेगरी होती थी। फिर उसकी तीसरी कैटेगरी होती थी कि थोड़े से रिएक्शंस भी देने, अगर डर है, पुलिस ने पकड़ा हुआ है, पीछे बैठे हैं, थोड़ी सी एक्टिंग भी करनी। मतलब क्राउड के अंदर भी 3 पार्ट। ओके। वो तीसरे वाले जो पार्ट वाले होते थे भी, अच्छे वाले क्राउड उनको थोड़ा आगे रखते थे, बाकी वाले को पीछे। मैं डायरेक्ट तीसरे वाले में ही, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था। तो दूरदर्शन कई सीरियल्स हैं जिन्हें अभी मेरे पास वो है तो नहीं, कईयों की छोटी मोटी मेरे पास क्लिप्स भी पड़ी हैं, तो मैं दिखाता था, मैं पीछे पीछे मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि भाई ये तो हो गया, अब मुझे स्क्रिप्ट कैसे मिलेगी। अब मैं उनके साथ बैठने लग गया, उनको चाय वाय देनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि किसी से भी बात करनी है, ये संसार ही ऐसा है, तो उसे दिखाना पड़ेगा कि भाई भी मुझे तेरे से फ़ायदा नहीं है, तुझे मुझसे फ़ायदा है। ये करना भी पड़ता है, चाहे डॉगी भी है, वो भी बेचारा पूंछ नहीं हिलाएगा, चूचू नहीं करेगा, आप बिस्कुट नहीं डालोगे उसको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका फ़ायदा उठाया या उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया, नहीं, ये एक रीत है, ऐसे ही धीरे धीरे चलती है, स्मॉल है, यही होगा। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एसी वाले डब्बे भी हैं, जर्नल कोच भी है, सिंपल भी है, थर्ड एसी भी है। जितनी हमारी औकात या जैसे है तो हम उसी में जाकर डिसाइड करके बैठते। अगर एक कोई पागल है, उसे तो मालूम ही नहीं कहाँ चढ़ना क्या, या भिखारी है, वो तो जो डब्बा खुला घुस गया, एक वो हो गया। पर मैं समझना शुरू कर दिया कि अच्छा मैं ये जर्नल वाला बंदा हूँ, क्राउड वाला हूँ। तीसरे में तो मैं आ गया क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। वो कह रहा है ये रिएक्शन तो दे रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, बिल्कुल रोने को बोल रहे हैं, हंस रहा है, ताड़ी मार के बोल रही है, ये कर रहा है, इसको इधर करो। फिर मैं कहा भैया अब मुझे डायलॉग्स भी करने, वो वाली कैटेगरी आ गई। अब मैं उनके पास जाता था, खाना या उनके कपड़े या कुछ ले गया, तो मैं कहता था भाई ये तुम कर रहे हो कैसे, ये तो मैं भी कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि भाई जैसे डायरेक्टर ने बोला, देख उसने क्या बोला, उसी हिसाब से डायलॉग्स को याद करना है, वैसे ही प्रिपेयर करना है, वैसे ही बोलना है। तो मैं जैसे वो सारा दिन में देखता था, मैं शाम शाम को उसकी प्रैक्टिस करता रहता था। ओके। फिर उसके बाद मैंने सीधा डायरेक्टर से ही बात की कि सर जी मुझे ऐसे ऐसे आना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये स्क्रिप्ट है, अगर मुझे लगेगा कि तेरे जैसा कोई रोल है, अब मुझे पता लग गया कि भाई सीखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं वैसे रोल में लग रहा हूँ तो ही आ पाऊँगा। अब मैं बेमतलब में बोल दूँ कि मैं तो सरपंच, पर मैं उस टाइम छोटा सा बच्चा, एक तरह से 14-15 साल का, तो स्कूल वाला जो ऐसा है उसी में ही मिलेगा। मैंने सभी प्रैक्टिस छोड़ दी क्योंकि वो तो करने का फ़ायदा ही नहीं। फिर जब स्कूल वाले कोई शोज़ या कुछ स्टेप्स आते थे, वो छोटा सा एक स्टेज बना देते भी, स्कूल है, मास्टर जी आ रहे हैं, तो हम बीच में बैठ जाते थे। आज तो वो कोई भी सवाल होता था, ये भी हमारे भारत का प्रधानमंत्री क्यों है, ये वाले डायलॉग्स मिलने स्टार्ट हो गए कि हे है जी, वो है जी। तो मुझे पता लग गया अच्छा भैया खाली उससे नहीं होगा, जो मेरी एक लुक दिख रही है तो डायरेक्टर वही लेगा। मैं ऐसे ही बोलूँ कि मैं हीरो बन जाऊँगा या हीरो का लड़का या फलाना, नहीं, जो मैं दिख रहा हूँ, जैसा मैं हूँ वही मैं कर। फिर मैंने उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे काफ़ी में मैं आने लग गया। फिर वहाँ पे रिम्पी प्रिंस जी के पापा थे, उनका नाम सॉरी मैं वैसे नाम लेता नहीं इसलिए मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वैसे रिम्पी प्रिंस के पापा हैं, अभी भी मेरे नाम नहीं माइंड में आ रहा, मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। सर दर्शकों को मालूम नहीं होगा सर रिम्पी प्रिंस कौन है, आप बता दीजिए। हाँ, तो रिम्पी प्रिंस अपने पंजाब के एक तरह से बोल लीजिए कि यश चोपड़ा है। ओके। मतलब जिन्होंने रिम्पी प्रिंस का नहीं सुना तो भैया वो लाइन में नहीं काम कर रहा अभी भी, अगर उनको नहीं पता, क्योंकि वो अभी भी एक्चुअल में काम कर रहे हैं। उनका स्टूडियो भी है, एडिटिंग भी है, डबिंग स्टूडियो भी है, और वो फॉरेन में भी अप एंड डाउन करते हैं, खुद भी वर्क कर रहे हैं। तो आप गूगल पे अगर चेक करोगे रिम्पी प्रिंस, तो आपके बचपन के जितने भी हिट गाने हैं उनके छोड़ो आधे तो मेरे ही हुए होंगे। तो मैं पता ही नहीं, अगर मैं वैसे तकरीबन बताऊं तो वो 1200 से ज़्यादा गाने कर चुके हैं रिम्पी प्रिंस, तो उनके साथ शायद 400 से 500 गाने मैं भी कर चुका हूँ। ओके। और वे तो बहुत लंबा सफ़र, थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा कि उनके तक मैं कैसे पहुंचा। जैसे मैंने बताया कि उनके पिताजी का भी वहाँ पे सीरियल चलता था,
तो तब मुझे पता लगा कि हाँ जी ये वाले करके हैं। तब रिम्पी प्रिंस का नाम नहीं था, उनके 2 लड़के तो थे। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हम पॉडकास्ट उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो शायद अभी इस लाइन में नहीं है लेकिन आना चाहते हैं। हाँ, तो उन्हीं के लिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो गूगल पे अगर चेक करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि बचपन के हमारे जितने हिट सॉन्ग है, अच्छा ये तो इन्होंने किए होंगे। क्योंकि हम हीरो हीरोइंस को याद रखते हैं, डायरेक्टर को या डायरेक्टिंग वाले पार्ट को याद ही नहीं रखते ये बनाया किसने है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। हाँ, और हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए डायरेक्टर कौन है, फिर देखना चाहिए हीरो कौन है। अगर हम बाहुबली पिक्चर देखते हैं तो प्रभास की कितनी पिक्चरें फ्लॉप हो गई, पर वो उस वाले डायरेक्टर के साथ था तो वो टॉप क्लास का था और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है, यार क्या हीरो है। दूसरों में जा रहा तो हमें मजाक लग रहा है। तो इसलिए डायरेक्टर के हाथ में ही सारी गेम होती है। और मैं उनके पास पहुंचा 2000 सन में। ये तो मैं अभी 1992 की कुछ बातें आपको बताई, तो मुझे इतना पता लग गया कि मुझे अभी भी उनके फादर जी का नाम नहीं मेरे माइंड में आ रहा। मैं बाद में बता दूंगा, चाहे आप एडिट करके डाल देना, मैं बता दूंगा, अभी भी मेरे माइंड में नहीं। क्योंकि हम सही बताएं तो गुरुओं को नाम लेते नहीं, गुरु जी या सर जी यही माइंड में रहता है। तो मैं अभी बोलूँगा तो मुझे याद तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, रिम्पी प्रिंस जी का नाम तो याद है क्योंकि उनका नाम ही टीवी पे रिम्पी प्रिंस है और कितनी बार तो मैं ही टाइप कर चुका हूँ, तो मुझे उनका तो सारा पता ही है। अभी भी मैं लेटेस्ट भी उनके साथ अभी 6-7 महीने ही हुए हैं, तो मैं एक गाना करके भी आया हूँ फाइन टोन का, जो टीवी पे चल भी पड़ा है, तो वो भी मैं उनका नाम बता दूंगा। अब तो वैसे गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा भी ये है रिम्पी प्रिंस। और उनसे बड़ा अभी तक ना तो डायरेक्टर आया है पंजाब में और ना ही मुझे लग रहा है कि आएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उनके पास जो मतलब काबिलियत है काम करने की, वो आजकल के डायरेक्टर्स के पास नहीं है। उनके वो बंदे हायर कर लेते हैं, ये तू कर, ये तू कर, ये तू कर, उनको सभी काम आते हैं। समीप कंग सर, आप नहीं मानते समीप कंग ज़्यादा अच्छा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि समीप कंग जी भी उनके पास, हमारे पास, तब मैं भी वहीं था, हमारे पास वो एज अ मॉडल आते थे, वो भी उन्हीं के पास काम करते थे। तो सोचो, वो भी जब उन्हीं के पास काम कर रहे हैं, उन्हीं से ही सीखे हुए हैं, तो अगर आप ये बात उनसे भी पूछोगे तो वो भी बोलेंगे कि भाई प्लीज़ उनके साथ मुझे कंपेयर ना कीजिए, वो कहाँ और मैं कहाँ। वो अपने मुंह से ही बोल देंगे इतनी बड़ी बात। क्योंकि मैं कोई भी ऐसा पंजाब का बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जिनके साथ काम नहीं किया। मैं गिनती नहीं बोलूँगा, मेरे का कोई है ही नहीं। अगर मैं ये बताऊँ कि कितने किए हैं, उसकी बजाय मैं ये बताऊँ कितने नहीं किए, सिर्फ एक दिलजीत, मिक्का और दिलेर मेहंदी और 1-2 और, बस इनके साथ नहीं किया, बाकी पूरे पंजाब के सभी के साथ काम किया। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं नाम नहीं लूँगा कि मैं इनका नाम लूँगा तो शायद शाम पड़ जाएगी, तो इसलिए मैंने बता दिया जिनके साथ नहीं किया, बाकी सबके साथ ही किया। हमारे जो प्रधानमंत्री इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसके बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ भी पता नहीं कितना काम कर लिया हमने, वही दूरदर्शन में। मतलब कोई ऐसा मैंने छोड़ा ही नहीं है, और बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मुझे जानता है या नहीं, पहचानता है या नहीं, पर मुझे अपना पता, मैं सच आंखें बंद करके बोल सकता हूँ, हाँ मैं अपना प्राउड हूँ, इन सब बंदों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। बीनू ढिल्लो, ये वो, मतलब मैं कोई नाम मतलब मेरे मुँह से निकल ही नहीं सकता, सब के साथ। तो इसका मतलब यही होगा, कई बोलेंगे पता नहीं झूठ बोल रहा है, पर आप सिर्फ रिम्पी प्रिंस का ही देख लीजिए, सभी ने शुरुआत उनसे की हुई। प्रीति जिंटा भी हमारे पास पहले मॉडल आई थी, उन्हीं के गानों से उन्होंने किया। सोनू सूद भी उन्हीं के मॉडल्स में था। क्योंकि मैं उन्हीं के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके पास काम करता था। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास था वो, क्योंकि मैं तो उनके पास काम कर रहा हूँ। और नेचुरल सी बात है, वो उनके पास काम करने आते थे। इतने इतने बड़े दिग्गज लोग जो पता नहीं कितने कितने बड़े बन गए। अब दिलजीत उन्हीं के पास सारा सीखा, हर एक्टिंग। मैं तो अभी आपको ये बता रहा था कि मैंने एक्टिंग कैसे सीखी, पर 2002 में तो पूरा ही पता लग गया था। हम तो सिखाना भी स्टार्ट कर दिया, सीखना नहीं, ऑलरेडी सिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो दिलजीत को भी प्रिंस बाजी ने कैसे छोटे छोटे टिप्स दे के कितना बड़ा वो स्टार बन गया, तो आप सब जानते हो। मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा। कितने ही दिलजीत भी, गिप्पी गरेवाल, जितने भी रोशन प्रिंस, जितने भी आज के टॉप के कह लो हीरो हैं, सभी उनके पास काम कर चुके हैं। और उनका काम करने का इतना अच्छा तरीका है, आपको लगेगा फैमिली के साथ ही काम कर रहे हैं। चाहे वो आपस में, चाहे सभी मार्केट में मशहूर है कि लड़ते हैं, पर वो लड़ते नहीं, थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं, वीर यार तू ऐसे क्यों बोल रहा, वीर तू ऐसे क्यों बोल रहा है। लोगों को लगता है ये लड़ रहे हैं, नहीं, उनका थोड़ा सा स्टाइल है। पर आपस में तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे, तुम्हें तिक्का सा भी नहीं बोलेंगे। वो एक छोटे से छोटा जो कह लो ना, भी सिर्फ कपड़ा लेके टेबल साफ करता है, उसे भी इतनी इज्जत देते थे
कि कहने की हद नहीं। इसीलिए उनके साथ मैंने 12-13 साल तक काम कर लिया। जो बंदा इतने छोटे से बंदे को इतना बड़ा डायरेक्टर होने के बाद अपने पास बिठा के रोटी खिलाते थे। ये नहीं कि तू तो वो है, तू तो स्पोर्ट बॉय है, तू तो लाइट वाला है, ये एक्टर है उसे बुलाओ। हालांकि शायद एक्टरों को बुला के नहीं खिलाते थे, भैया तुम्हारी रोटी वहाँ है, वहाँ जाके खाओ। ये हमारे साथ नीचे बैठ के कुर्सी पे बैठ के ईजिली और खुद ही तोड़ के शेयर, अगर हम खा रहे तो हमारी थाली से शेयर भी कर लेते थे। भी बिल्कुल वो नहीं कि मैं बोलूँ कि भी कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है ये कैसे, नहीं, मतलब बहुत ही हम्बल है सर। ये एक्चुअली सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो बड़े हम्बल थे, क्योंकि जहां तक मैंने इंडस्ट्री में देखा है ना, एक मुकाम पर आके सर हर बंदे में ईगो आ जाती है। मैंने ये चीज देखी है सर, और ये सच है, आती भी है। लेकिन सर अभी मेरा सवाल फिर से बीच में ही रह गया, आप कब आए सर एक्टिंग में? तो देखो, ये कहने को तो बड़ा छोटा सा मतलब सवाल है, पर डेफिनेशन देने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। मैं दर्शकों को भी कहूँगा कि भी थोड़ा सा धैर्य तो जरूर रखें। तो मैंने आपको बताया था, शुरुआत तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपना दिल्ली दूरदर्शन जलंधर दूरदर्शन से कर दी। अब मुझे वहाँ पे बंदे भी मिलने लग गए। अब मुझे ये भी पता लगा सीखना भी ज़रूरी है, गले का पार्ट भी ज़रूरी है। तो ऐसे ही करते करते 3-4 डायरेक्टर मुझे वहाँ पे मिले। एक राकेश जी थे और एक रमेश जी थे। इनके साथ फिर मैंने सॉन्ग्स और सीरियल्स और पंजाबी मूवीज़ छोटी मोटी तब बनती थी, थिएटर पे होती थी, तो वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी। फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे हिंदी फिल्मों के मुकाबले हमारी पंजाबी इंडस्ट्री को मतलब बहुत मजाक के नज़रिए से देखा जाता है, जो कि अब की नहीं है। इस टाइम तो हम पूरी टक्कर दे रहे हैं। दिलजीत जी, गिप्पी गरेवाल, इतनी इतनी बड़ी मूवी हमारी आ रही है, करण जौहर तक के साथ हम पहुँच गए। पर उस वक्त मजाक का एक बनाया जाता था। तो मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ पे मतलब मैं तो नहीं कहता कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ, मेरे लिए तो सब बराबर, मैं पहले ही बोल दिया। पर मुझे इतना पता लग गया मैं इतनी दुनिया को समझा नहीं पाऊँगा। अगर मुझे इस लेवल पे जाना है तो मुझे इधर से निकल के ही जाना पड़ेगा और ये वाले दायरे को तोड़ना पड़ेगा, मुझे बड़े दायरे पे जाना है। तो मैंने चुप करके घर पे बताया, अभी जलंधर वाला तो जितना काम था मेरा हो गया। तो अब 2 साल मैंने वहाँ पे लगा लिए। तो 94 में मैं शॉर्टली ही बताता हूँ कि मैंने जैसे तैसे घर वालों को मना के मैं बॉम्बे निकल गया। जब वहाँ गया मुझे ना तो रहने का पता, ना खाने का पता, ना कुछ भी नहीं। बस गया, जितने पैसे थे टोटल मैं बता भी देता हूँ, उस टाइम सिर्फ 3500 रुपया मेरे पास था। तो जैसे तैसे मैं वहाँ पे रहा। कह लो कि जब आपकी नीयत अच्छी हो और आपका कह लो कि लक्ष्य सही हो तो आपके सही बंदे ही मिलते हैं, और अगर आपके दिल में छल कपट हो तो आपको बंदे भी वैसे ही मिलेंगे। तो जब मैं जिनके पास जाता था सच बताता था, कहता यार तू इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आ गया, चलो कोई बात नहीं, तू मेरे पास रह ले भी, हमारी भी ये लाइन है, तो वहाँ जा। ऐसे ऐसे करके मुझे बड़े अच्छे अच्छे बंदे मिलने लग गए। क्योंकि मैंने ऑटो वाले को यही बोला भी जहाँ पे शूटिंग का काम होता है वहाँ उतार दे, जैसे कि मैंने जलंधर दूरदर्शन का किया था। तो जब उन्होंने दिलाई दिया तो नेचुरल सी बात है वहाँ पर भी जाके मुझे थोड़ा बहुत पहले तो वर्किंग का ही करना पड़ा। अब मुझे पता था कौन सा काम क्या होता है, तो मुझे डांस का भी शौक़ था। तो मैं कोरियोग्राफी के अंदर घुस गया कि बीच में थोड़ा सा शक्ल भी मेरी आती रहेगी, और देखो रिएक्शन तो देने ही पड़ते हैं डांस में भी। तो कई बार तो उन्हीं में से रोल भी मिलने मुझे लग गया था। पर वो वाला कोई भी पार्ट मैंने टीवी पे या किसी फिल्म में नहीं देखा। बाद में पता लगा कि फिल्में बनती हैं और रुकती बहुत है, और पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, तकरीबन मैंने जो भी 35-40 फिल्में की सभी रुकी, सब ब्रेक, डेड, ख़त्म। जैसे कि कब आई नहीं भी आई, वो तो बस काम किया, पैसा मिला जेब में डाला, पर वर्क कहीं नहीं आया। और उस टाइम चलते थे नेगेटिव, बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली होते थे, तो उनको धुलाना करना, और ज़्यादा पुराने हो जाएं तो वो गया। अगर आपने उसको पॉजिटिव फटाफट नहीं किया, वो पड़ा भी अगर उसमें छोटी सी भी रोशनी चली गई तो वो डेड हो जाएगा। तो जितनी भी मैंने 20-25 फिल्मों में काम किया उस वक्त, वो सारी डेड। मतलब मैंने भी अंदर से सोचना छोड़ दिया कि मैंने कभी वर्क किया या नहीं किया। तो फिर मुझे 2-3 क्लासेस का पता लगा कि यहाँ पे ये क्लासेस हैं, और उस क्लासेस का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले थी रिमझिम करके क्लास थी, रिमझिम, क्योंकि बड़ा अटैक्टिक सा नाम था तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। जितने पैसे मैं वहाँ से कमाता था, वहाँ से 150 रुपये मिलता था, तो महीने का तकरीबन 2500 रुपया मेरे पास हो जाता था। तो 1500 रुपये उनकी फ़ीस थी, तो मैं पे भी कर सकता था। खाना हमारा शूटिंग से ही हो जाता था,
भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भी खाने की कभी दिक्कत नहीं हुई, खाने का तो ऑलमोस्ट बचता ही था। तो कई बार मैं अपने दोस्तों के लिए भी ले आता था जो दूसरा कोई वर्क करते थे कि भाई मैं ले आया हूँ, तुम लोग भी खा लो, वहाँ पे तो वेस्ट ही जाएगा ना। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीखना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे मुझे पता लगा ये 1500 रुपये की क्लास जो है ये डेड है, ये मतलब थोड़े से सही लोग नहीं है। तो मुझे खुद ही पता लग गया कि भाई जो मुझे आता है ये तो वही करवा रहे हैं। तो मुझे वहीं पे जो 2-4 लड़कियां थी उन्होंने मुझे सजेशन किया कि वहाँ पे बड़ा अच्छा सिखाते हैं, तो मैं वहीं पे चला गया। और वहाँ पे जाने से अब सीखना भी बड़ा अच्छा हुआ। फ़ीस तो चलो बढ़ गई, 2500 रुपये थी, वो भी मैंने दी, वो भी ईजिली हो गई। पर वहाँ से लिंक आउट मेरे यश चोपड़ा जहाँ पे मूवीज़ वगैरह बनाते थे उनके साथ कनेक्टेड हो गया कि भी वो भी फिल्म बनाते, क्योंकि जो जितनी मैंने फिल्में की मैंने आपको बता दिया कि वो एक भी मेरी आई नहीं। अब यश चोपड़ा वगैरह की जो फिल्म होती थी अगर उन्होंने शुरू की है तो वो आनी ही आनी है। तो धीरे धीरे मैंने, यश चोपड़ा जी की? हाँ जी। तो धीरे धीरे फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। पर उनके साथ काम करने से पहले ही मुझे पता लगा जिस सेट पे मैं गया हूँ यहाँ पे यश चोपड़ा जी की मूवी तो शूट ही नहीं हो रही। वहाँ पे शूट हो रही थी मूवी प्रभु देवा की मिस्टर रोमियो। तो अब मुझे तो पता तो था कि हाँ भी प्रभु देवा है, 1992 में उसकी हमसे है मुकाबला बहुत ही हिट मूवी, मुकाबला शायद आपने सॉन्ग सुना भी होगा। एक पूरा नाम बन चुका था इधर का भी और साउथ का तो चलो था ही, भला हमें भी पता था हम किसके पास जा रहे हैं। अच्छा प्रभु देवा, हाँ मुझे मालूम है। उसकी कौन सी मूवी है? मिस्टर रोमियो। कोई नहीं यार कर लेंगे, करना क्या है? कह रहा उसमें मतलब कुछ क्राउड का है और कुछ हमें मतलब जो भी सेट्स वगैरह बनाने हैं और कुछ डांस वगैरह का है। और डांस वगैरह का जब किया तो जब मेरी पूरी प्रैक्टिस हो गई तो मुझे तो पूरा बाहर ही निकाल दिया। कह रहा ये तो बच्चा लग रहा है। वो कह के ही मुझे, वो जो मास्टर जी थे उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे साइड पे ही कर दिया। मैं कहा मुझे स्टेप्स तो सारे आ गए। तो कह रहे भी नहीं वो नहीं चलेगा, आपने किया ठीक है तो आप उनके सामने करो ताकि वो स्टेप्स ना भूलें। तो अब उसमें क्या होता था, कैमरा सामने चलता था, हमें उसके कैमरे के पीछे डांस करना पड़ता था ताकि जो सामने वाला कर रहा वो डायरेक्टली उनको देख सके। मिरर नहीं होते थे क्योंकि मिरर कॉस्टली पड़ते थे, टूट भी जाते थे। तो वो वाला काम मैंने किया। तब उसमें बस मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती थी कि हम आएंगे नहीं भैया, हम तो कैमरे के इधर खड़े हैं, तो सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो देख के हमें कर रहे हैं। तो उसका मैं आपको सॉन्ग बता देता हूँ। उसका मिस्टर रोमियो का जो मिस्टर रोमियो सॉन्ग है वो भी मैंने किया। मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, ये भी मैंने किया। सामने मैंने पूरा उसके डांस करता था। और एक उसी में सॉन्ग था, मतलब थोड़ा माइकल जैक्सन की कॉपी थी, म्यूज़िक पे था, वो भी मैंने किया। फिर वहीं पे काम करते करते 3 महीने का शेड्यूल हमने निकाला, उससे अच्छे पैसे भी बन गए, जिससे मैं थोड़े और अच्छी क्लासेस में जाने लग गया। क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि बैंक बैलेंस बनाऊं, मैंने अपनी क्लासेस में वो पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए। फिर मुझे पता लगा कि क्लासेस का तो मुझे पता लग गया, यहाँ पे आवाज़ सबसे बड़ी है। जैसे कि मैं प्रभुदेवा का डांस ही समझता रहता था कि डांस ही बहुत बड़ा है, पर फिर पता लगा कि प्रभुदेवा का डांस नहीं है, एक्टिंग भी नहीं है, कम से कम 90% तो आवाज़ है उसकी खुद की भी। हालांकि जितनी भी आपने उसकी मूवीज़ की सुनी है वो तो डब है, पर तेलुगु तमिल मलयालम में तो उसने खुद ही डब की है, उसकी खुद ही है। और वहीं पे वो शॉर्ट भी देते थे, डबिंग रूम भी पास में था। तब मुझे पता लगा कि भैया सबसे बड़ा काम तो गले का है। तो मैंने साथ साथ फिर सिंगिंग की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी। और उसी के साथ ही हमें वो वाला शेड्यूल ख़त्म हुआ तो हमें काजोल की मूवी मिल गई सपने, जिसमें मैं ऑलरेडी एक सॉन्ग में हूँ भी, चाहे मैं स्टॉप करके दिखा भी दूंगा। और वो बड़ा ही पॉपुलर सॉन्ग है हू ला ला ला। ओके। हू ला ला करके सॉन्ग है, चाहे आप यूट्यूब पे भी डालोगे हू ला 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 काजोल सॉन्ग सपने आ जाएगा। तो उसमें कुछ शॉट्स हैं, उसके अंदर मैं जोकर और डॉगी 2 मैंने रोल किए हैं, जोकर भी बनाऊँ डॉगी भी। पर जो मुझे जानते हैं अगर मैं पोज करता हूँ तो वो चाहे मेरे फेस से पहचाने ना पहचाने, मेरी सिर्फ हंसी से ही, मेरे दांत देख के पहचान देते तू है। तो मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, जितने को भी मैंने पोजेस करके बताया कि ये मेरी पुरानी मूवी में मैं था, तो वो मेरे दांत देख के ही कर देते थे भी, क्योंकि मेकअप तो जोकर का हो रखा है। तो वो मिनट में ही पहचान देते हैं, हाँ भाई ये तो झूठ नहीं बोल रहा है, तरुणी है। तो अगर हो सका तो वो क्लिप मैं आपको बता दूंगा, चाहे आप टेलीकास्ट के नीचे छोटी सी लगा भी देना, तो वो देख के शायद थोड़ा चेहरे से या मेरे दांत देख के समझ भी जाएंगे कि यही है। तो वहाँ से मुझे दूसरी फिली, और वो भी हिंदी मूवी ही बोलेंगे पर साउथ की थी ज़्यादा, क्योंकि सारे के सारे वो थे जान पहचान के, क्योंकि उन्होंने तो चले जाना था मद्रास।
तो उनसे भी लिंक आउट मेरा इतना ज़्यादा हो नहीं पाया, पर मेरी दूसरी मूवी जो थी वो सपने हो गई। फिर उसके बाद मुझे तीसरी मूवी मिली जीन्स, ऐश्वर्या राय जी की, जो कि वहीं पे सेट था अपना, राजकुमार जी का स्टूडियो है, वहीं पे सेट था, वहीं पे सारा उन्होंने पुराना गांव का एक सेट लगाया और वहाँ पे भी मैंने क्राउड का बड़ा किया, पर एक भी क्राउड में मेरा कोई चेहरा नहीं आया। और जो मैंने सेट्स वगैरह के साथ काम किया वो तो चलो आए, पर वो तो कोई कह ही नहीं सकता ये दीवार मैंने पेंट की या मैंने बनाई। वो भी एक बड़ा आर्ट होता है, भी लाइटिंग कैसे रखनी। फिर मुझे उसमें पता लगा कि भी लाइटिंग का भी बहुत महत्व है। फिर उस मूवी में मैंने लाइटिंग यूनिट के साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी एक्टिंग का तो मिल नहीं रहा था, एज भी कम थी, तब एज मेरी 17-18 हो चुकी थी, पर फिर भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था, वही कह लो क्राउड यही सब मिल रहा था। तो फिर मैंने लाइटिंग का स्टार्ट कर दिया कि भी मुझे लाइटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ कैमरामैन के साथ भी रहता था, फिर कैमरे की भी नॉलेज होनी स्टार्ट हो गई। फिर ऑलमोस्ट अगर मैं सही बताऊं शॉर्ट में, तो फिर मुझे पता लग गया जो मेरा अंदर कीड़ा जाग रहा था वो एक्टिंग का नहीं, वो एक्टर का था, क्योंकि मुझे करवाने में ज़्यादा मजा आ रहा था, करके तो दिखाना पड़ना था, डायरेक्टर का कि भी अंदर कीड़ा तो वो है। क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर बन रहा है, एक्टिंग तो उसे आनी पड़ेगी, उसे कैमरे की नॉलेज होनी चाहिए, उसे लाइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसे एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बेचनी कैसे है, खरीदनी कैसे है, प्रोड्यूसर से बात कैसे करे, कितना बजट है, कितना लगाना है, कितना वापस आएगा, ये सारी चीज़ें कि डायरेक्टर को पता होनी चाहिए। फिर मुझे पता लगा अच्छा जो मेरा कीड़ा अंदर से जो उछल रहा है वो एक्टिंग का तो है, पर ज़्यादा डायरेक्शन का है। तो उस मूवी से मैं डायरेक्शन वाली फील्ड में जाने लग गया। फिर उसके बाद 2-4 काम के करके मैं पंजाब में आया, तो फिर यहाँ की पंजाब की इंडस्ट्री भी बड़ी ग्रोथ कर गई थी। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ भी वो जो मैंने आपको बताया कि भी रिम्पी प्रिंस का नाम काफ़ी टीवीज़ में आने लग गया। तो मैं कभी इनके तो फादर जी के पास मैं गया ही था, जानते भी हैं, और उनका नाम भी काफ़ी हो गया। और नेचुरल सी बात है, यहाँ पे ये थोड़ी है कि पोस्टर लगाया, हाँ भाई दर्जी चाहिए तो आ गए, या पोस्टर लगाया वर्कर चाहिए तो आ गए। यहाँ पे कोई पोस्टर लगा के आएगा नहीं, जिसे आता है वही आएगा। तो मुझे मालूम था यहाँ पे बंदे तो पहले ही कम है, और मैं फिर बॉम्बे में क्यों रहूँ इनके पास जाके। तो फिर मैं गया उनके पास, तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया भी मैंने यहाँ किया है, और मैंने कुछ पुरानी बातें भी बताई, तो उनको थोड़ा याद भी आ गया। तो फिर उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, तो उन्हें पता लग गया हाँ ये बंदे को तो काम आता है, क्योंकि जिसको काम उसी को दिया जाता है जिसे आता है। गाड़ी आपको ड्राइविंग की तभी मिलेगी अगर आपको ड्राइविंग आती है। अगर आपको ड्राइविंग ही नहीं आती, वो आपको क्यों अपना गाड़ी पकड़ाएंगे, कोई भी नहीं पकड़ाएगा। जब उन्होंने मेरे ट्रायल वगैरह लिए, कुछ क्वेश्चंस किए, और पर्टिकुलरली मतलब कह लो कि शूटिंग्स में भी देख लिया कि हाँ ये सब चीज़ जानता है, ये कर रहा है, तो उन्होंने मुझे अपने साथ काम पे रख लिया। और पैसे भी बड़े अच्छे मिलने लग गए, नज़दीक भी था, और धीरे धीरे उनका फेथ भी मिल गया। ड्राइवर भी मुझे मिलते थे, लुधियाना पेमेंट वगैरह उठाने के लिए हम आते थे, और लुधियाना में बस स्टैंड के पास सभी सिंगरोस के दफ्तर होते थे। तो यहाँ पे हम उनके साथ पेमेंट, फाइन टोन कंपनी, झांझर कंपनी, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ लुधियाना में ही थी, तो जिनके लिए अप एंड डाउन मेरा लगा रहता था, और मेरा घर तो लुधियाना में है ही। तो मैं उन्हीं के साथ गाड़ी में घर भी मिल जाता था, और मुझे लगता था जैसे लोकल ही है। सर तो फिर आप अब एक्टिंग सिखाते भी होंगे? जी, अब मैं सिखाता भी, और मेरी एकेडमी भी है। ओके, तो सर मेरा आपसे सवाल ये है, जो आज के आने वाले एक्टर्स हैं, आप उनमें से एक्टर निकालते कैसे हैं फिर? देखिए, पहली बात तो हमें मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रायल या कुछ भी करता हूँ, या मान लो ऑडिशन रखता हूँ, तो सिर्फ हमें छोटी सी ऐड देने की ही ज़रूरत है। मेरे पास 500-600 पूरा रश लग जाएगा, 500-600 से भी ज़्यादा भी आ जाएंगे। उन्हें क्या लगता है कि ऑडिशन का पता लगा, चलो किस्मत आजमाते हैं, वो सारे एट द पॉइंट ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। पर उनमें से सीखा हुआ कोई भी नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे ही आते हैं। तो अब जितने भी आप बड़ी फिल्में देख रहे हो, जितनी भी पंजाबी फिल्में आप देख लो, लाइन टू लाइन आ रही हैं, पर आपको पता कब लगता है कि इनका ऑडिशन कब हुआ, या कैसे हुआ, किधर हुआ? किसी को कुछ पता ही नहीं लगता, बस इतना पता लगता फिल्म आ गई। तो वो यही घूमते रहते हैं, ये कैसे हो रहा है। अभी जब कोई बता ही नहीं रहा फिल्म आ गई, तो ये हुआ कैसे? क्योंकि जितने भी काम के हैं उन्हें मालूम है यहाँ पे पंजाब में कोई भी पर्टिकुलरली एक्टर नहीं है, उन्हें नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर के थ्रू जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या तो वो कर करके सीख गए हैं, उनको 7-8 साल हो गए, या कुछ सीख चुके हैं, तो उन स्कूलों से हम सीधा बात करते हैं, उनसे एक्टर को चूज़ करके, उनसे डायलॉग्स बुलवा के, फिर उनकी सीधा शूट करके,
फिर सीधा हमारा पता लगता है हाँ भी मूवी आ गई। यही हम करते हैं। पर अगर आप जो गलत धंधे वाले हैं, जो गलत इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें पता भी इनको ये चीज़ें नहीं पता, इनसे पैसे लो मज़े करो, वो जानबूझ के बोलेंगे फ़लानी फ़िल्म ये फ़िल्म आ जाओ जी ट्रायल दो, तो जिसने भी ऐसा बोला है या कर रहा है तो सोच लो वो कभी फिल्म नहीं बनाएगा। और जिसने आपसे पैसे मांग लिए फिर तो भूल ही जाओ, उसने तो खुद कभी फिल्म थिएटर में नहीं देखी होगी, पैसे खर्च करके बनाएगा तो क्या। तो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें। अच्छा, मेरे को ना सर आपकी बात से एक चीज़ और याद आई है जी। मेरा एक दोस्त है, उसने ना एक मूवीज के ऑडिशन दिए थे। ठीक तो है। उसने क्या, उसके डायरेक्टर ने क्या बोला कि आपको अगर रोल चाहिए तो आप पैसे दे दीजिए, और उसने दिए भी। पर ये बिल्कुल ही सरासर, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक धंधा बन गया हुआ है। ये धंधा बन गया है। हाँ, ये फिल्म धंधा बन शूट गया। हुई लेकिन रिलीज कभी भी नहीं हुई। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि आप ही से पैसे ले लेके, मान लो उसने लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, लाख में से उसने 50 जेब में डाल लिया, छोटा सा एक कैमरा मंगाया, 10-15 हज़ार लगा के छोटा मोटा शूट कर भी लिया, तो उसे लग यही रहा होता है कि भी मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। जब उसे पता लगता है ये तो है ही कुछ नहीं, अब और पैसे है नहीं, अपनी जेब से मैंने लगाने नहीं, तो वो अपने गायब हो जाते हैं, दफ्तर भी छोड़ देते हैं और चले भी जाते हैं। और एक कैटेगरी के और होते हैं, जैसे हमारे दिल में तमन्ना होती है कि हमें एक्टर बनना है, तो उसके दिल में भी तमन्ना होती है कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो जैसे तैसे पंगे लेके, तुम्हारे लेके, थोड़े अपने डाल के वो फिल्म तो बना देता है, पर वो फिल्म, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 20-30 फिल्में की हैं, पता ही नहीं लगी कहाँ आई, तो उनका भी यही हालत है, वो डब्बा हो जाती हैं, पता नहीं लगती कब आई कब नहीं आई, किसने काम किया नहीं किया, कुछ भी पता नहीं लगता। सर आप ना मेरे को एक चीज़ बताइए, फिल्म का सर मेरे को एक प्रोसेस बताइए कि जब फिल्म पूरी बन जाती है, पूरी शूट होके एडिट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मेरे को जानना है। अब देखिए, जब पूरी एडिट हो गई तो उसको आपको लेके जाना पड़ेगा डबिंग पे। ओके। और सबसे ज़्यादा काम डबिंग का ही है, क्योंकि हम जब अपनी फ़िल्म देखते तो हमें लगता नहीं कि यार हमारी ये फ़िल्म, ऐसा लगता है कि मोबाइल की चल रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा काम डबिंग और बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये दो ही बंदों का है। अगर हम अपना निकाल दें, एज ए डायरेक्टर का मैं भूल गया भी, अगर मैं करूँ, मैं अपना नाम ही नहीं लेता, मुझे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, मुझे डबिंग वाले बंदे, आर्टिस्ट, कलाकार नहीं, डबिंग वाले, क्योंकि हमने जैसे तैसे उससे एक्टिंग तो करवा ली, जैसे मैंने बोला कि गला सबसे ज़रूरी है, डबिंग मैंने किसी और से करवा ली, अब मेरा काम तो हल हो गया, छोटी मोटी सी एक्टिंग मैंने इससे करवा ली, डबिंग उसने कर दी। और जब भी आप थिएटर में जाओ तो ध्यान से देखना, साउंड का ही फ़र्क पड़ रहा होता है, और साउंड ही आपको अंदर खींचता है। फिर उसके बाद डबिंग वाला काम तो हो गया, अब बैकग्राउंड म्यूज़िक का क्या, तो अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर से आप म्यूज़िक करवाइए। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो DI हो जाती है, तो आपकी वही फिल्म लगेगी जैसे बाहुबली वाले की है। अब ये वाला प्रोसीजर हो गया, पूरी बन गई, अब क्या करें, अब क्या करें। हाँ, इसके बाद ये तो बन गई, तो लोग कहते हैं भाई जितनी बन गई इसके बाद काम खत्म कर देते हैं, भले अब तो मैं देखूंगा, पर उन्हें मालूम नहीं होता कि अब क्या करना है। तो अब मान लो आपके पास पूरा मटेरियल है, सबसे पहले तो आप कंपनीज के पास जाइए, जितनी भी आजकल की लग रही, सभी आपको गूगल पे या नेट पे जो भी बड़ी बड़ी मूवीज़ की, चाहे मैं कह लूँ कि गिप्पी गरेवाल की, या इनके पास जाइए और बड़े आराम से वो आपको मिलेंगे भी। उनको बोलो ये हमने छोटा सा एक प्रोमो काटा है 2-3 मिनट का, उनको दिखाइए, और अगर आपके काम में दम है तो वो खुद आपको बोलेंगे कि हाँ ये आपकी मूवी अच्छी है, हमें ट्रायल दिखाइए। पूरी नहीं दिखानी, हमें फिर 15 मिनट की दिखानी है, शॉर्ट। क्योंकि कई इतने भी बेचारे, मैं बेवकूफ़ नहीं बोलूँगा, कई होते भोले, जिसको हम ठप्पा लगा देते हैं ये बेवकूफ़ है। कंपनी वाले बड़े तेज होते हैं कि भाई अपनी पूरी दिखा भैया, तेरी ले लेंगे। उसने पूरी दिखाई, अब सारी समझ में आ गई, और तो और कई तो छोटा सा कैमरा या कहीं ना कहीं वहाँ पे लगा भी लेते कि पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो जाए, उन्हें पता होता हमने करना ही यही है। अब और किसी के पास वो है नहीं, जितने अच्छे सीन वो अपनी आने वाली फिल्म में उसके अंदर वो एडअप कर देते हैं। और जब वो मूवी देखने का था, ये तो मेरी मूवी के सीन आ रहे हैं, और ये 2-3 मेरे साथ भी हो गया। अच्छा, अब मैंने इसीलिए बोल दिया मूर्ख नहीं, वो भोले हैं। अब मुझे नहीं, मैं फेथ कर रहा था कि भैया मेरी मूवी देख रहा ये लेगा, पर उसने ली नहीं। तो जब मैं थिएटर में देखने गया, चलो मैं नाम नहीं लूँगा, थिएटर में देखूँगा ये सारा कुछ तो मेरी मूवी में हो चुका है, इसके पास पता लगा अच्छा इन्होंने तो ऐसे ऐसे कर लिया। तो अब मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने बना ली है तो सिर्फ 15 मिनट की उनको दिखाओ। तो जब प्रॉपरली पूरा वर्कआउट हो जाता है कि अगर उन्हें पसंद है, सारा वर्कआउट हो जाता है, तो अपनी जगह पे उनको लेके आओ, और जहाँ पे कोई मोबाइल या ऐसा ना हो, फिर उन्हें फुल दिखाओ। और जब उन्होंने फुल देख ली तो वो आपके साथ बॉन्डेशिप कर लेंगे कि भैया आपकी 3 करोड़ की या 4 करोड़ की बनी है, ये आपकी पूरी मूवी के पैसे आ गए।
उसके बाद जो इसके साथ पैसे की इनकम होगी वो आपको 60 हमारी और 40 तुम्हारी, या फिर 70 हमारी 30, जिस रेशो में आपकी बात होती है उसको वो दे दो। इससे कम में जाओ भी मत, क्योंकि ये बहुत, उसके मैं अभी आगे बताता हूँ कि ये बहुत बड़ा समुंदर है, आप इतना ज़्यादा तैर के आगे नहीं जा पाओगे। आप सीधा उनका सहारा ले लो। अब मान लो आपने सहारा ले लिया, फिल्म आ भी गई, थोड़ा सा आपका नाम हो गया, दूसरी फिल्म भी निकलो मत, 3 तो उनके साथ कर लो, हो गई। फिर किसी और कंपनी से भी थोड़ा सा डिसाइड करो कि तुम्हें 50-50 क्या हो रहा है, अगर मिल रहा है तो वो भी कर लो। तो जब ये भी हो जाए तो फिर अपनी खोल लेना, जैसे कि गिप्पी गरेवाल, दिलजीत, इन सब ने अपनी खोली हुई है। अब ये किसी के पास जाते नहीं, तो इन्होंने भी ऐसे ही छोटे छोटे और ऐसे ही, मान लो मेरे से सलाह या जिससे भी ली, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ ताकि सबको मिले, तो उन्होंने भी ऐसे ही ली, तो उन्होंने वैसे ही चले। तो आज भी रास्ता वही है, पहले आप 1-2 किसी के साथ जरूर करो, उसके बाद कोई भी अपना नाम, मम्मी पापा का जो भी ये नाम है अपनी कंपनी का रख के, फिर अब आप ही हो, आपको पता मैंने जब इतनी कमा के उसको दे दी, तो अब जो बनाई है ये क्यों नहीं कमाएगी, तो आप लगाओ। और हर फिल्म कमा के जाती है, डेड नहीं जाती। बस आपको बिजनेस कम या ज़्यादा जरूर होगा, पर आपकी जो पैसे लगे हैं वो तो क्लियरली आपके वापस आ जाएंगे। ये इसका चैप्टर है फिल्म करने। नहीं सर, प्रोसेस अभी भी मेरे हिसाब से अधूरा है। मैंने आपसे ये पूछा था कि सिनेमा में जाने तक का सफर, जैसे अब कंपनी में तो खरीद ली तो अब आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट अब आपका कोई काम नहीं है, अब आप घर पे आराम से बैठिए, अब जो करेंगे वो करेंगे। मैंने बोल दिया ना, ये समुंदर है, आपको उसके बारे में ना तो पूछने की जरूरत है, ना ही ज्यादा जाने की जरूरत है। अब वो क्या करेंगे ये आप पूछ सकते हो क्वेश्चन कि भी अब उन्होंने ले तो ली, अब वो इस मूवी का क्या करेंगे। सबसे पहले तो उन्हें पता लग गया कि भैया ये कमाएगी, म्यूजिक इसका अच्छा है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, फिर मामला गड़बड़ हमने ही की थी, रिम्पी प्रिंस जी इनके डायरेक्टर थे, तो जो प्रोड्यूसर था वो इतनी बड़ी जंप नहीं कर सकता था कि रिलीज़ भी करे। तो फिर हमने उनको क्या बोला कि भी किसी और के पास जाने के बाद सीधा ही हम पीटीसी के पास जाते हैं, और उन्होंने भी फिल्में लेने शुरू कर दिया था, अभी भी हैं पर अब बड़ा सोच समझ के लेते हैं। पहले वो थोड़ा, अब वो बिल्कुल ही कह लो कि भी सारी की सारी इनकम चूस जाते हैं, आपको गिटक भी बड़ी मुश्किल से देंगे, भाई इस पे जो लगा भैया वो चाट ले, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। तो अब जो पहले पीटीसी में अच्छे थे, अब मैं कहूँ कि वो रहे भी नहीं, कुछ वो वाले चैनल छोड़ चुके हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, चैनल तो अभी भी चल रहा है, वो जो अभी भी जो हैं इस टाइम वो भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता। जो अब सबका अपना अपना बिजनेस है, अगला कहता मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं अपने हिसाब से करूँ, सबका अपना अपना है। पर उस वक्त उन्होंने बड़ी अच्छी हमें डील दी 60 और 40 की। तो रिम्पी जी ने हमारे प्रोड्यूसर जी को बोला कि भी आप इतना आगे नहीं जा पाओगे और हमें भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप इसे सेल कर दो। तो हमारा जितना उस पर बजट 4-5 का लगा था वो हमने डायरेक्टली पूरा ले लिया, और उनके साथ एक कर लिया अभी सौदा की भी इतने % हमारा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो कंपनियां भी करती हैं, अब देखो पीटीसी का चैनल तो खुद ही का हो गया, उन्होंने धक्के से पूरी ऐड लगाई, सबको पता लग गया हाँ भाई ये मूवी तो है, जो कि पब्लिक तक पहुंचानी है। फिर छोटे मोटे सोशल जैसे फेसबुक वगैरह इन पे भी इन्होंने डाल दिया। फिर बोर्ड्स भी हर जगह पे कैरी कर दिए, कहीं हम जा रहे हैं बस अड्डे, हर शहर में सबको पता लगा। रिलीजिंग डेट भी सबके सामने होगी। हमारी इंटरव्यू, मेरी इंटरव्यू तो नहीं आई, वो इंटरव्यू तो मैंने शूट जरूर की थी, पर रिम्पी जी की इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पे पड़ी है, उन्होंने भी ये चलाई कि ये रिम्पी प्रिंस है, इन्होंने बनाई है, रोशन प्रिंस, ये वो सभी के साथ इंटरव्यूज़ भी चलवाई कि ये वाली फिल्म आ रही है। तो लोगों को सारा पता लगने लग गया कि भाई इतने तारीख को ये वाली फिल्म आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास खुद ब खुद आ गया। अब आ गया बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद अप्रोच किया, खुद अप्रोच कर लिया। वैसे नहीं करते इन जनरल, वैसे जल्दी नहीं करते, क्योंकि जो बिल्कुल ही सही में चल रही है वो ज़्यादा उन्हीं को लेते हैं, छोटी मोटी में वो हाथ नहीं लगाते। सर एक सवाल है मेरे को, फॉलो अप क्वेश्चन है एक मेरा। जी आपने बोला कि रिलीज डेट पहले अनाउंस कर दी थी, डिस्ट्रीब्यूटर बाद में आया। तो रिलीज डेट जैसे उन्होंने कर दिया कि भैया मई की 25 को लग रही है, ओके, तो अभी अप्रैल चल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा भी इनको कौन कर रहा है, तो कह रहे भाई अभी हमने किसी को दिए नहीं, बताओ। कह रहे हमें दे दो, हमने कहा ले लो। तो जो जलंधर के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने लेके तो सारा का सारा उनके पास हो गया। अब बाकी के बैनर और वो चीज़ें वो सारी उन्होंने की। तो सभी थिएटर वालों से उन्होंने बात की कि भी किस तरह मर्चा पोरा, और उनको सबको पता था भाई इतना थिएटर रखेंगे ही, इतने हमारे पास वापस आने हैं। तो सभी से बात हो गई। जब वो रिलीज़ हुई तो उसने कम से कम भी मैं बोलूँ तो 13 करोड़ की कलेक्शन की, जो कि ज़्यादा फ़ायदा देखो वही पीटीसी वाले और
बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कर गए। और हम डायरेक्ट बोलें कि अब मैं बोलना तो नहीं चाहता, चलो बोल देता हूँ क्योंकि सबको थोड़ा सा कान हो जाएंगे। कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कर लेते हैं, हाँ भी हम ऐसे ऐसे करेंगे आप दे दो, वो सारा का सारा ही पैसा खा जाते हैं। आपको 1 रुपया भी नहीं देते कि भी ले लो। अगर आपने धक्का किया, कुछ भी किया, केस भी लगा दिया, अगली फिल्म लाओ जी, ये पिछली की दे देंगे, अगली की नीचे रख लेंगे। अब मान लो उसके पास पेमेंट ही नहीं आई, अगली की वो कहाँ से लाएगा? उसने तो बोला मैं लगाऊंगा, आएगा, अगली बनाऊंगा। अब अगली तो सारी वो खा के बैठ गए। तो इसीलिए हर एक बॉन्डशिप देख के अच्छे से सबसे पहले कंपनी का ही साथ दीजिए, उसके बाद फिर डायरेक्ट अगर आप उनके साथ कर रहे हो तो पूरा कीजिए कि भी इतनी लगी है तो पक्के की जो पेमेंट है सारी हमें बेसिकली चाहिए। सब लिखत पढ़त करके कीजिए, जुबानी नहीं, वरना आपके सारे पैसे वो रख लेंगे। सभी नहीं ऐसा करते, पर हर एक धंधे में थोड़े बहुते ख़राब पर्सन आ ही जाते हैं, चाहे वो कास्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन लाइन में हो, चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे ले लेते हैं आर्टिस्ट से, तो ऐसे ही डायरेक्टरों को भी मतलब धोखाधड़ी करने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी नकली के आ चुके हैं, उनसे हमें बचना पड़ेगा। और आपके माध्यम से सबको मालूम भी पड़ेगा कि हाँ ये बातें हैं, तो वो अगर मेरी बातें वो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो थोड़ा सा सतर्क भी रहेंगे। बाकी कोई और भी आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट सर, डाउट तो हैं, काफ़ी हैं डाउट्स, लेकिन ये चीज़ अभी फ़िलहाल क्लियर हो गई। अब मैं दोबारा एक एक्टिंग वाली जोन पर आ रहा हूँ दोबारा जी। एक मैं चीज़ जो जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1992 में एक्टर बनना आसान था या आज के ज़माने में एक्टर बनना आसान है? आज के ज़माने में बनना आसान है, क्योंकि 1992 में हमें पता ही नहीं था जाना कहाँ है। मैंने अपने आप ही देखा, अच्छा ये टीवी पे पहुँच गए। आज के ज़माने में आपके पास सोशल मीडिया है, खुद के कैमरे हैं, आप एक टीम बना के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। इसलिए नहीं कि वो बिकेगा, कम से कम आप दिखा तो सकते हो कि हमारे में ये काबिलियत है, और अगर आप में काबिलियत है तो आपको चांस मिलेगा ही। पर आपको ही अगर लग रहा है, दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक तो आपको लग रहा है कि मेरे में काबिलियत है, एक सच में आप में काबिलियत है। और जिसको तो अपने आप को ही लग रहा है तो वो बनाए जाओ, एक क्या 50 बना लो, वो वहीं का वहीं रहेगा, और जिसमें सच में है वो एक ना एक दिन निकल जाएगा। अच्छा सर, ये काफ़ी लोगों को गलतफहमी होती है। हाँ। ये काफ़ी क्या करोड़ों लोगों को करोड़ों को, ये सच है। लेकिन तो फिर इस गलतफहमी से वो उभरे कैसे? इस गलतफहमी में उभरने से पहले अपने दिल को साफ करना पड़ेगा कि भाई सच में मैं हूँ या नहीं। अगर मैं पायलट नहीं हूँ तो मैं धक्के से बोले जाऊँ कि मैं पायलट हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं पायलट हूँ, वो तो फिर बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। तो आप अपने प्रोडक्ट को, जो मैं बोला कि शॉर्ट मूवी है, कुछ भी बनाकर खुद देखो कि हम कितनी गलती कर रहे हैं और कितना अच्छा है। जैसे कोई सिंगर है, उसे यही लगता है, हर एक सिंगर को ही लग रहा था मैं तो मोहम्मद रफ़ी से भी अच्छा गाता हूँ, बस मुझे चांस नहीं मिल रहा। पर जिसने तो खुद का रिकॉर्ड करके सुन लिया और दिल में ठान लिया, नहीं मैं अभी बड़ा कच्चा हूँ, मुझे बड़ा कुछ करना है, वो तो निकलेगा। अब जिसने ये वहम तोड़ा ही नहीं, अब उसकी वहम तोड़ने का कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज़ 1992 से लेकर अब तक अभी भी कितने लोगों के साथ है। कितने ही मेरे सामने से बूढ़े भी हो गए, मर भी गए हैं, यही कहते कहते हम बनेंगे बनेंगे, वो बेचारे दुनिया भी छोड़ के चले गए हैं, कितने छोड़ के चले जाएंगे, कितने इसी वहम में जी भी रहे हैं, पर वो सीखने वाले पॉइंट पे जाते ही नहीं, और जो नहीं जाएगा वो कभी नहीं बनेगा। लेकिन सर मैंने जहाँ तक देखा है, कई लोग तो सीख के भी नहीं हो पाते हैं ऐसे। इसके भी 3 पॉइंट हैं। पहले तो आपको जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे घर के अंदर घुसना है अगर आपने, तो आपके माता पिता बाहर गए हैं तो पहले आपके पास चाबी होनी चाहिए। मम्मी पापा आपके चले गए तो घर पे आपको जाना है। अब घर पे कैसे जाएंगे, मम्मी पापा तो है नहीं, बाहर तो ताला लगा है, तो सबसे पहले तो आपके पास चाबी होनी चाहिए। तो मम्मी पापा को अगर आपने फ़ोन किया तो वो बता रहे हैं गमले के नीचे चाबी है भाई, तो आपने वो चाबी से ताला खोला। ये आपका पहला पॉइंट है, सीखना। अब आप घर के अंदर गए और आपको लग रहा कि मम्मी पापा तो है नहीं, अब कुछ बनाना है खाना, मैं क्या करूं? अगर तो वो बना कर गए हैं तो गर्म करो और खा लो। अब दूसरा पॉइंट हो गया कि नहीं बना कर गए तो आपको बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बाजार से ले आओ ये थोड़ी बहस का हो जाएगा मुद्दा, क्योंकि मैं आपको वो वाला उदाहरण दे रहा हूँ। अब इसमें ये नहीं है कि पैसे दिए तो किसी को आपने भेज दिया और सीख गए, नहीं, आप ही को करना पड़ेगा। अब पहले तो था कि जाएँ कैसे अंदर, तो सीखना कैसे? मम्मी पापा ने सलाह दी तो किसी ने सलाह दी भैया सीखना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब वो एक चाबी तो आपको मिल गई, अब आप खोल के सीखने चले गए और सीख लिया, क्योंकि अंदर तो घुस गए हो। अब क्या करना है? अब आपको लिंक देखना है कि कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम भी बन रहा है। जो चीज़ मेरे पास अब आ चुकी है,
तो मुझे इन बिल्ड कहाँ पे करनी है, सीरियल कहाँ बन रहे हैं, फिल्म कहाँ बन रही है, कास्टिंग डायरेक्टर कहाँ पे है। तो जब आपको पता लग गया फिर आपको उनके पास जाना पड़ेगा। अब आप उनके पास पहुँच गए, अब उन्होंने बोला कि आप अपनी इंट्रोज वगैरह हमें सेंड कर दो। तो हम क्या करते हैं, अपना दिया, जो बोला अभी हमें यहाँ से हूँ जी ऐसा हूँ, वो दे दिया, बात खत्म। नहीं, ये नहीं है। इंट्रो पूरी वो जानबूझ के बोलते भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि अगर ये सीखा हुआ तो हमें अपने आप पूरी देगा। जब आप ड्राइवर हो तो मैं क्यों बताऊंगा कि भैया चौथा डाल, दूसरा डाल, तो आपको पता है चौथा तीसरा। जैसे आप ये पूछे तो यार कहाँ डलेगा। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। आप जैसे लोग सिंपली इंट्रो दे देते कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है। हाँ, आप प्रोफाइल लुक्स की बात कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये भी उसी में आ गया। प्रोफाइल लुक की नहीं मैं बात कर रहा। आप जब मेरा सुनोगे तो आपको सारा ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ड्राइवर को मालूम है कि भैया कौन से वाले गियर किधर है, तो आपने जो वो भेजी तो आप उसी वक्त कोऑर्डिनेटर को अपनी सिंगिंग की भी ऑडिशन भेजोगे। ओके। फिर उसके बाद अपना एक डांस का भी ऑडिशन साथ में भेजोगे। फिर उसके बाद आप अपना कॉमेडी का भी एक साथ में भेजोगे, चाहे ड्यूट की हो या सिंगल हो, वो भी आप उसको आप भेजोगे। फिर आप कोई मिमिक्री, अलग अलग तरह की आवाज़ें, वो क्यों? क्योंकि आपको सभी सुरों में जाना आता है। मिमिक्री से हमें समझ आ जाता है कि इसने मिमिक्री की है तो ये वाकई में आर्टिस्ट है। तो मिमिक्री किसी की भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या सनी देओल की, किसी की भी हो, पर उसे पता लग गया कि भैया ये कर रहा है तो मतलब। और आप जितने भी एक्टर देख रहे हैं टीवी पे, इन सबको ये सारे काम आते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिन्हें नहीं आता। चाहे आपका कोई भी फेवरेट हीरो है, तो जिसको आप फेवरेट हीरो मान रहे हो वो सभी काम तो ये कर रहा है। और जब आप आ रहे हो तो अगर मैं तो एक्टिंग ही करूँगा, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक मेरा जो सवाल है आपसे, आपके हिसाब से बॉलीवुड में इस टाइम सबसे अच्छा एक्टर कौन है? ऋतिक। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसे सारी नॉलेज है, बनाने की भी, बेचने की भी, डायरेक्शन भी, एडिट भी, लाइटिंग, मतलब कह लो कि एडिट, डबिंग, हर चीज़। मतलब जो दो चार मैं भूल भी रहा हूँ, शायद आई भी नहीं, वो भी उसे पता होंगी। उससे ऊपर कोई भी नहीं। मैं नहीं कह रहा सलमान खान अच्छा, वो अच्छा, जैसे आपने बोला। अगर आप एक्टिंग में पूछते हो मुझे, भैया एक्टिंग में कौन है, फिर जॉनी लीवर। उसे टेक्निकल पार्ट तो नहीं पता, पर वो इतनी शिद्दत से अपने एक्ट को जीता है कि मैंने ना तो उससे पहले किसी को देखा है ऐसे, ना ही शायद मैं किसी को शायद देखूंगा। मैंने पहले क्या पूछा था जब आपने ऋतिक रोशन बोला? आपने पूछा था भी आपको कौन सा एक्टर अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे है एज अ हीरो। Okay. वो तो वो हो गया। Okay. एक्टर जो तगड़ा, मतलब सही मायने में माना जाए, वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, बाकी का तो पता नहीं सारी ज़िंदगी, वो है जॉनी लीवर। ओके। ये दो हैं। अगर मैं हीरोइन की अगर आप कहते हो तो उसमें माधुरी है और अपना श्रीदेवी जी। और सर सबसे अच्छा डायरेक्टर? देखो मैंने पहले भी बोला यश चोपड़ा जी। रिम्पी प्रिंस के भी नाम में मैंने यश चोपड़ा जी लगाकर बोला, क्योंकि वो भी ये सारा जैसे ऋतिक वाला पार्ट है, बस एक पार्ट कम, वो खुद हीरो नहीं है, बाकी सारा पार्ट उनको पता है। उनके बाद जो डायरेक्टर आ रहा है, फिर मैं बोलूँगा, क्योंकि साउथ इंडियन अलग है, फिर मैं बोलूँगा शंकर। ओके। शंकर सर, उनकी तोड़ अभी तक नहीं निकली। उन्होंने भी 1992 में ही काम अपना शुरू किया था। उनकी पहली मूवी 1992 में आई थी, और मैं नाम भूल गया उसका मूवी का, शायद शेरू या ऐसे करके कोई मूवी थी, और उसी में A.R. रहमान का ही म्यूज़िक था। और वो वाले गाने किसी ने आज तक, उसका सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सॉन्ग हुआ था पक चिक पकिरिक पुम बोले, ये तमिल का था सॉन्ग, ये बड़ा मशहूर हुआ था। प्रभुदेवा जी की कोरियोग्राफी थी, और वो पहली बार सॉन्ग में आए थे। ओके। और उनको इतना अच्छा लगा कि यार इस बंदे ने इतना अच्छा किया, तो अगली हमसे मुकाबला जो मैं वो भी बता चुका हूँ, वो वाली मूवी उन्होंने, दूसरी मूवी हमसे मुकाबला उसके साथ की। फिर उसके बाद तो नायक, अपरिचित, आई, या जितनी भी आइकॉन्स फिल्म या रॉबर्ट के तीनों पार्ट, मतलब जो कभी इस इंडियन सिनेमा में हुआ भी नहीं उन्होंने किया। उसके बाद अगर मैं फिर बोलूँ, फिर राजा मौली जी, बाहुबली वाले, क्योंकि उन्होंने फिर 2000 से उन्हीं को देख के, वो खुद बोलते हैं कि भी मैंने भी इन्हीं से इंस्पायर हुआ, तो जो हुआ वो ही बड़ा हुआ। तो अगर अब जो इंस्पायर का किसी को पता ही नहीं, तो उनसे पूछ रहे तो कई राजा मौली जी को बड़ा बोल देंगे, उनको छोटा बोल देंगे। ऐसा नहीं है, जो पहले आ गया वो सीनियर है, वो पहले आए तो वही थे, तो अब साथ में वो भी दिग्गज तो चलो सारे ही हैं। तो जो अब अगर गिनती की मैं बात करूं तो उन सबको ये चीज़ें बड़े आराम से आती हैं। ओके। अच्छा सर, मैं ना आजकल एक जो चीज़ देख रहा हूँ, आजकल क्या हो रहा है कि जो सिनेमा में जाने का क्रेज कम हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात? मतलब
लोग बहुत कम हो गए। जैसे हम पहले जाते थे पूरे भरे होते थे सिनेमा, आज जाओ 2-4 लोग बैठे होते हैं। बिल्कुल और ओटीटी बहुत बढ़ गया है। सही। तो आपके हिसाब से इससे आने वाले सिनेमा को खतरा है, जो आने वाले सिनेमा में मूवीज लगती हैं? देखिए इसमें 100% खतरा ही खतरा है। अब जो आपने पूछा, क्योंकि ना हर एक चीज़ को समझाने का एक पहलू होता है। अब आपने पूछा वो कम क्यों जा रहे हैं, कम क्यों जाने के 2 कारण हैं। एक तो हर किसी के पास इतनी इनकम नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट जो सिनेमास थे वो तो बंद हो गए। जो आजकल के बड़े थिएटर्स हैं, अगर मैं अपने बच्चे के साथ, लड़के के साथ अगर मैं थिएटर पे जाता हूँ तो मुझे पता मेरा 1200 रुपया खर्च हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा इंतज़ार करके देख लेता हूँ कि थोड़े दिन के बाद 1 महीने तक अगर ये अच्छे प्रिंट में मूवी आ जाएगी, मैं घर पे अगर मैं देखूँगा तो कुछ खा पी भी लेंगे तो हमारा 300 में हो जाएगा। तो मेरी तरह ही सोचने वाले बहुत से हैं। तो जो रश है वहाँ अंदर जाने का, वो फिर कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ 40%। 60% जो नहीं आ रहा वो पेमेंट की वजह से ही नहीं आ रहा। देखना तो वो भी चाहता है। और पहले क्या होता था, 15 रुपये 10 रुपये, बिल्कुल एक कॉस्टली भी कोई खर्च हो जाए, इतने पैसे तो कोई इतने मायने नहीं रखते। तो कई थिएटरों ने ये वाला पार्ट समझ के अपनी पिक्चर्स के रेट 70 और 100 रुपये कर भी दिए। पर अब इससे और ज़्यादा दिक्कत घटी नहीं, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पार्किंग फ्री फंड में लग रही, जो कि वही 50 रुपये है। फिर उसके बाद अगर वो इंटरवल हो रहा है तो इधर उधर देख रहा है, सभी खा रहे हैं। अगर तो कोई देखो अकेला ही गया या पता ही है खाना नहीं, तो बड़े आराम से बैठेगा। पर अगर छोटा बच्चा या साथ किसी के भी है, अगर वो बाहर जाके खा रहा है, तो जो उनकी कैंटीन्स हैं उन्होंने अपने रेट में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा उनका किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाएगा। अब वो कह रहे हैं मेरी जेब तो उतनी रहेगी कि मैंने तो अपना इतना कॉस्ट लगाया हुआ है, इतने महंगे में थिएटर में बैठा हूँ, तो वो 500 रुपये वो खाने पीने का ही दे रहा है। तो फिर जेब पे तो वही, अगर मैं बोल रहा हूँ 1200 नहीं पड़ा तो 900 रुपये काम पड़ गया, चाहे वो टिकट सस्ती भी थी। तो इसलिए भी वही 60% के हिसाब से लोग जा रहे हैं, इसीलिए रश कम है। OTP पे ज़्यादा जा रहे हैं, OTT पे। हाँ, अगर ये वाला ठीक ये कर देते हैं या कंटीन्स को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं भी, भाई ये भी है, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, सस्ती ले लो महंगी ले लो। जो 40 वाला वो ठीक है, बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, ठीक है खाए। अब जो फैमिली के साथ आया उसे पता छोटे सी पॉपकॉर्न लेने हैं, भैया 100 के दे दे, तो दे दो उसको, 500 के ही पूरा भर के क्यों देना। तो वो जब बच्चा खा रहा होगा बस, वो तो गए ना उनके पैसे। तो ये वाला अगर ये थोड़े से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इन पे अगर वर्क कर लें तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ कर सकती है। ग्रोथ तो चलो अभी भी कर रही है, पर मैं नहीं चाहता कि सिर्फ, अब तो सर कम हो गई, अब तो हाँ, ग्रोथ बहुत कम हो पर गई। जो अमीर हैं सिर्फ वही देखें थिएटर में, ये वाली चीज़ कम हो जाएगी भी। हम भी कभी सोचते थे साल में यार 2 तो देखेंगे। मेरे पास मेरे खुद के कितने दोस्त हैं जो 5-5 साल से थिएटर में नहीं गए, और मैं भी साल में सिर्फ 2 बार जा रहा हूँ। ओके, साल में 2 बार, जो बहुत मेरी फेवरेट, भैया नहीं ये तो देखनी है, जैसे कि अवेंजर्स की कोई मूवी या जुरासिक पार्क। तो ये मैंने कोई भी मूवी घर पे नहीं देखी, ये मैंने थिएटर में ही देखी। पर वो गिन के कितनी आ रही है, सिर्फ 2, बाकी मैं खर्चा नहीं कर रहा। ये नहीं कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल तो यही करता है हर फिल्म को मैं उसी में जाकर देखूं। पर एक एज अ फादर, या पहले तो कवारे थे ठीक है, पर मुझे होता नहीं है फैमिली के साथ ही देखें। तो ये वाले चक्कर के कारण जो हमारा ये लॉस हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। बड़ी अच्छी बात की सर आपने कि मेरे हिसाब से भी ये चीज़ होनी चाहिए कि उनका रेट कम हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिस बंदे को जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना प्रोवाइड कर दे, हाँ, मनी के हिसाब से। क्यों तो 500 रुपए की पूरी बकेट चाहिए? हाँ, बिल्कुल। लेकिन चलो सर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब जी। सर, अक्षय कुमार जी ने ना एक बात बोली थी कि उनकी जिंदगी में लक बहुत बड़ी चीज हुई है। हम सबको पता है, पहले वो वेटर का काम करते थे, तो एक डायरेक्टर ने उनको वहीं से सिलेक्ट कर लिया। तो आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री में लक मायने रखता है? देखिए, लक तो मायने रखता ही है। अगर मैं यहाँ बैठ के आपके साथ भी कर रहा हूँ तो मेरा लक है कि जो मैं आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ। लक तो हर एक जगह पे ही है। पर लक से भी पहले है आपका कर्म और मेहनत। जो ये करता है और दिल सच्चा है, भगवान अपने आप बाजू पकड़ के उसकी लेके जाएगा ही जाएगा। अब उसकी ले गया, दूसरे दिल में चोर है, बोला यार इसका तो लक था, ये निकल गया, मेरा नहीं बाजू पकड़ रहा भगवान। अब भैया तू भी वो छोड़ दे, तेरी भी पकड़ लेगा। चाहे भगवान बोले, वाहिगुरु बोले, बाबा जी बोले। अगर मैं अपनी बात करूं कि आपको मैं काफ़ी देर से जान रहा हूं, आपके दिल में कोई मैल नहीं है, कुछ नहीं है, पर कभी भी आप रुके नहीं, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो,
ऑन द स्पॉट हो, पब्लिक के सामने हो। क्यों? क्योंकि ये आपका लक अच्छा है, क्योंकि आपका दिल सच्चा है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अगर दूसरे ये और आपके सामने सामने और आपके साथ साथ कितने सीनियर बड़े बड़े आए, वो कहाँ हैं? याद ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में मैल है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, 92 से काम कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास बैंक बैलेंस कम है या ज़्यादा है, गाड़ी है या बाइक है या साइकिल है, नथिंग, मैं काम तो कर रहा हूँ ना। अगर मैं थोड़ा गलत की साइड पे जाऊँगा तो मैं भी गाड़ियों में घूमूंगा, पर मुझे पता है मुझे ये करना ही नहीं है, और गलत वाले के साथ गलत ही होता है। चाहे आप इसको बहम सोचें या कुछ भी, मैं तो पक्का समझ चुका हूँ कि ये बातें झूठ नहीं है भाई। चाहे सूखी रोटी खानी पड़े, मैं तो यही करूँगा। मैं तो अपनी ऑप्शन ले सकता हूँ। अगर आपको नहीं लग रहा तो भैया मत करो, करो जो करना है, पर मैं नहीं टस से मसाऊँगा। यही है लक वाला पंगा जो है हमारा, यही है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर आपसे। आपने सर दूरदर्शन में 1.5 साल काम किया जी। रिम्पी प्रिंस के साथ आपने 12 साल काम किया जी। यश चोपड़ा जी के साथ आपने कितने साल किया सर? उनके साथ साल नहीं मैं बोल सकता, पर डे के हिसाब से जब हमें बुलाया जाता था, और उसको कंटिन्यू करके बोलूँ तो वही 4-5 साल। वो भी यश चोपड़ा जी के साथ आपने 4-5 साल काम किया है जी। पंजाबी के आपने ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। एक्टर नहीं बोल सकते, सिंगर, सिंगर्स के साथ। सिंगर भी और एक्टर भी हैं बीच में। बीएन शर्मा जी काफ़ी हैं, ओके। इन सब के साथ भी। और आपने सर शक्ति कपूर जी के साथ भी काम किया, वो तो मेरे साथ ही किया था आपने फिल्म में। शहबाज खान के साथ काम किया, और मतलब गिनती ही नहीं आपने कितना काम किया हुआ है। और फिर सर आपने कभी सोचा था कि आप मेरे शो पे आओगे? मैंने सोचा था कि एक दिन इसका शो इससे भी बड़ा और बनेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि वो भी दिन आएगा जब आप बोलोगे आपने उस दिन बोला था, आप देखो मेरा शो भी कितना बड़ा हो गया, आ भी रहा, और 2-4 पिक्चरें तब आपकी खुद की भी आ चुकी होंगी। ओके चलिए सर, मैं तो किसी टाइम पे सर खुद भी मैं चाहता था कि मेरी पिक्चर्स आए। नहीं आएंगी, अगर जो इस लाइन में है और वो दिल सच्चा है उसका, और उसके लिए कोई नफरत नहीं है किसी के लिए, वो अपना काम कर रहा है, चाहे धीरे कर रहा है, छोटा कर रहा है, बड़ा, क्योंकि काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर वो कर रहा है तो वो आएगा ही आएगा। जो चुप करके बैठ ही गया वो तो देखो मर गया। जो इस कैमरे में आ रहा है वही आर्टिस्ट जिंदा है। कितने ही आपके पास आर्टिस्ट होंगे जिनको आपने नहीं देखा, पर माइंड से वो स्लिप हो जाते हैं, वो मरे हैं जिंदा आपको मालूम ही नहीं कि वो हैं या नहीं है। तो अगर बात होती है अच्छा हाँ ये था यार, ये कहाँ चला गया, तो यही होता है, वो मर जा, मतलब थिंकिंग में हमारे मर चुके होते हैं। चाहे संसार से मरे या ना, वो तो एक अलग बात हो गई, हमारी थिंकिंग से वो मर जाते हैं। इसलिए आते रहो, वही सही है, जिंदे रहो। सो दर्शकों, मैं पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये कोई भी प्रमोशनल पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई अमीर बंदा ये पॉडकास्ट देख रहा है तो मैं चाहूँगा कि सर ने ना एक फिल्म लिखी हुई है जो कि वो डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, तो हमको एक प्रोड्यूसर चाहिए सर। हाँ, और उसमें मैं भी काम करूँगा। हाँ 100%, और काफ़ी अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो करेंगे। और इसमें कोई ये नहीं है पर्टिकुलरली हीरो यही। अगर आपकी थीम अच्छी है, अगर आपकी कहानी अच्छी है, जैसे कि मैं बाहुबली की बात करूं, उसमें अगर उसकी जगह कोई भी होता, हल्का फुल्का फ़र्क तो पड़ेगा, पर वो चीज़ अच्छी बनेगी। अगर आपको बता दूं, कई दर्शकों को पता भी है, सबसे पहली चॉइस राजा मौली जी की ऋतिक रोशन की थी कि इस मूवी में ऋतिक आए। ये बात तो मैंने भी सुनी है सर। मोहनजोदारो की शूट के कारण उनके पास टाइम पीरियड्स नहीं था, तो इसीलिए वो ये मूवी को नहीं कर पाए। ये नहीं कह रहा कि मैं उन्होंने रिजेक्ट कर दी, वो कर नहीं पाए। वो कर रहे थे आप रुक जाओ, वो कह रहे थे भाई मैं 5 साल इतनी देर तक प्रोड्यूसर को कैसे रोक के रख सकता हूँ। तो उन्होंने फिर प्रभास के साथ ये शुरू की, जो कि आपने देख ही ली। इसीलिए अगर आपकी थीम अच्छी है, कहानी अच्छी है, और उसमें थोड़ा काम करने वाला भी अच्छा मिल जाता है, तो आपकी फिल्म हिट होगी ही होगी। तो दर्शकों, अगर आप में से कोई प्रोड्यूसर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। आप कमेंट्स में ही कर देंगे सर कांटेक्ट? कोई बात नहीं। ओके। क्योंकि क्या पता भगवान की क्या लीला, किधर से कौन क्या आ जाए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ये सच है। अच्छा सर, एक्टिंग को लेके ना मेरा एक सवाल और है, और इस सवाल के लिए सर मैं खुद भी कंफ्यूज रहता हूँ काफ़ी, मैं आपको सही बताऊँ तो। ठीक है। जैसे सर कोई स्क्रिप्ट मिली मेरे को जी, तो एक एक्टर ये कैसे डिसाइड करे कि उसको कितना इम्प्रोवाइज करना है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती सर। देखो पहली बात तो ये है कि अपने दिमाग से पहले तो ये निकाल दो कि मुझे इम्प्रोवाइज़ करना है। पहले तो सिर्फ ये देखो उसने जो दिया है चुपचाप वो कर दो। ओके। अब आपको याद हो गया कि उन्होंने क्या, क्योंकि इम्प्रोवाइज के चक्कर में क्या होता है, जो उन्होंने दिया वो हमने किया ही नहीं। पहले तो पार्ट ये हो गया, ए पॉइंट, इसके भी A B C 3 पॉइंट है।
जो आपने क्योंकि आपका क्वेश्चन छोटा सा होता है पर उसका उत्तर मैं क्या करूँ अब लंबा है, कोई बात नहीं, बताइए सर, ताकि सभी समझ जाएं, बताइए सर। और ये सबके लिए जरूरी भी है। अब मान लो मैं ही एक डायरेक्टर हूँ और मैंने आपको स्क्रिप्ट दे दी, और देखो जब मैं अपनी मूवी पे 3-4 साल लगा के ईजिली बैठा हूँ, मुझे पता हर चीज़ ऐसे ऐसे होनी है, तो मैं आपके इम्प्रोवाइज पे क्यों बैठूँ? क्योंकि मैं तो वो कर चुका हूँ, मुझे पता है अगर ये ऐसे करेगा आगे के सीन ये है, और आपने सिर्फ उसी चीज़ को देख के इम्प्रोवाइज कर लिया, आपको पता नहीं आगे की वो जुड़ेगी कैसे। पहली बात तो ये हो गई। अब माना मैंने आपको पहले ही बोला कि ए पॉइंट पहले क्या कि जो दिया है पहले वो कंप्लीट कर लो। अब सी पॉइंट, अब उसके अंदर सुरों के हिसाब से आप वायरेशंस दे दो, जो कि एक डायरेक्टर को बड़ा अच्छा लगता है कि यार इसने उस चीज़ के साथ खेला, सुर अप एंड डाउन करके। फिर सी पॉइंट हो गया कि जो आपने इम्प्रोवाइज किया उसको सिर्फ एक पार्ट बना के या छोटी सी मूवी बना के, या वहीं पे अगर उनके पास टाइम है, और होता है, इतना नहीं है कि वो बहुत बुरा बैठा है एक टाइम नहीं मिल रहा, नहीं, उनको सिंपली बोलो कि सर ये आपने देख लिया, ये सी पॉइंट एक मैंने वर्जन बनाया, अगर आपको अच्छा लगता तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। तो आपकी इतनी बात से वो खुश हो जाएगा। कोई भी डायरेक्टर हो सच में यही होगा, मैं नहीं कह रहा, मैं सभी, चाहे रिम्पी प्रिंस जी हो, वो कहेंगे अच्छा बेटा दिखा दे, या बेटा बोलेंगे या भाई बोलेंगे अच्छी बात है तू यार थोड़ा जंप लेने की सोच रहा है, और आपने किया और वाकई में अच्छा है, वो कहेगा यार ये तो अच्छी बात है, आने दो, ये करो, वो रहने दे, ये कर लो। अब आपने पहले ही उसी पे ध्यान दे दिया, उसी को आपने छोटा समझ लिया कि नहीं नहीं मैं तो ये बड़ा करूँगा, तो वो बेचारा जो अपनी एक लेंथ बनाकर बैठा 3 साल से, वो टूट जाएगी। जैसे कि मान लो आपने एक लेंथ बनाई है कि मैं आऊँगा, मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बोलूँगा ये नहीं वो पूछ, तो आपके वाले टूट जाएंगे। अगर फिर भी मेरे मन में हुआ यार ये वाला है कि मैं कट के अंदर या जब रुकेगा तब मैं बोलूँगा यार ये भी अगर कर लें तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में भी, अगर अच्छा लगा तो कर भी लेंगे, यही चीज़ वो है। तो कई खुद ब खुद कंप्रोमाइज़ तो कर लेते हैं, पर वहाँ पे वो उसको गुस्सा दिला देते हैं कि हमने जो बोला वो तो कर नहीं रहा, ये अपनी तरफ से कर रहा, कई इसी चक्कर में वो अपना रोल कटअप कर लेते हैं। अच्छा सर, डायरेक्टर कभी कभी खुद भी बोल देता है कि तुम कर लो इम्प्रोवाइज? जब उसे लगता है कि भी किसी किसी का ना, हमें पता लगता है ये थोड़ा इसका मन और माइंड चंचल है, इसका थोड़ा सा चंचल है, तो लगाना ना लगाना वो तो हमारा काम है, तो हम कहते कर ले, तो वो जो हमें चाहिए वो तो हमने ले लिया, हमने बोला कर ले, तो अगर अच्छा लगा तो रखा, वरना डिलीट। आजकल तो कार्ड है, कर दो डिलीट। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा या मैंने अपनी मर्जी से ही दे दिया, आपको भी लगेगा इसने पूछ तो लिया, चलो यार उड़ा देते हैं, उड़ा दोगे आप जब इस शो के डायरेक्टर ही आप हो तो ये आप ही का चलेगा, तो वहाँ पे वो फिल्म का दायरा उसी के हाथ में है। तो अच्छी बात है जिसके पास सारी छड़ हो, जैसे कि बाहुबली बन रही है, उन्हें सारा पता भी कौन सा कब क्या कैसे आना है, तो उसी पे छोड़ के आराम से बैठ जाओ। जैसे हल्का फुल्का करना भी अगर, तो एक बार उसे सजेशन दे दो, ये भी नहीं कि अपना मैं बोल रहा हूँ कि मन में रखो, नहीं नहीं हमें नहीं बोलना लकीर के फ़कीर, नहीं, वो भी अच्छा लगेगा भी यार, ये भी मतलब चीज़ तो मेरी है, खुद मेहनत करने की सोच रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, पर हर बार नहीं चलती। ओके हाँ, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। सर एक पर्सनल चीज़ पूछ सकता हूँ सर आपसे? जी जी जी। आपका सर यूज़ किया गया है कभी इंडस्ट्री में? बहुत। ओके, कैसे? जैसे कि मेरी कई 2-3 मूवी हैं मार्केट में आई हुई हैं, नाम तो नहीं लूँगा, नाम ही ले लूँगा पता लग जाएगा, वो सारी मेरी थी, मेरी लिखी, डायरेक्ट भी हुई, पैसे भी मिले, हमारा नाम ही नहीं आया, उड़ा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने जिनको मूवी सेल की, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जितनी भी उसकी स्क्रिप्ट है थोड़ी सी चेंज कर दी। जैसे कि मैं बोलूँ 1 2 3 4, नहीं नहीं यार ये तो बेकार है, 1 2 3 4 की बजाय ना 1 2 3, नहीं नहीं 1 2 4 3, ये है बढ़िया। अरे है तो 1 2 3 4 ही, आपने उधर कर दिया इधर कर दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? डायलॉग्स इधर उधर कर दिए, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, सीन इधर का निकाल इधर कर दिया, इसका निकाल के इधर कर दिया, अब देखो जी ये तो मेरा है, तो छापा अपना लगा के अब हम क्या केस करें क्या करें। इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, अगर बाहुबली वाले की ही लेके आपने अगर अपना नाम लगा दिया भैया जसकरण की है, वो आ गई मार्केट में, अब तो आ गई, अब करी जाए बाहुबली वाला जो मर्जी, अब तो आ गई। तो इसीलिए पहली बात तो किसी को दो ना, अगर दे दी है सेल कर दी है तो बस वही अच्छाई पे अगर आप रहोगे तो ठीक है, वरना आपका तो फ़ायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। मतलब आप ये कह रहे हो जिसने पहले अपना नाम हाँ, लगाकर लगा दिया, रिलीज कर दी उसी उसी की हो गई, अब जब मुझे मर्जी बोलो। और दुनिया भी ऐसी है, पब्लिक भी ऐसी है, वो मजाक ही आपका बनाएगी, आपका साथ नहीं देगी। झूठ बोल रहा है, वो यही बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे यार ये तो कर सकता था इसी की है, तो इसलिए मैं बताता ही नहीं किसी को। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ,
आप यंग जो टैलेंट आ रहा है अभी, जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या कोई एडवाइस देना चाहोगे आप सर? हाँ, जो जितने भी यंग कलाकार, लड़कियां, लड़के, कैमरामैन जो डायरेक्शन लाइन में आना चाहते हैं या एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनसे मैं एक ही सवाल करूँगा कि भी पहले खुद ब खुद अपने दिल को पढ़ो। क्या हम इस लाइन में सारी उम्र रह सकते हैं? क्या इतना हमारा मन है? अगर है तो उसको सीखो। सीख गए हो तो जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जाके अपने ऑडिशंस दो। ऑडिशन मिल गए हैं तो काम करो। काम मिल गया है तो अपने पैर ज़मीन पे रखो, जितनी पेमेंट जायज़ है उतनी लो और बस काम करते जाओ। यही सबसे बड़ा है, क्योंकि वो काम तो कर लेते हैं, फिर रेट ही अपना इतना अप कर देते हैं कि वो अब शर्म के मारे भी नहीं बोल सकते डायरेक्टर को अब मुझे इतने दे दो जी। सीधा ही 4-4 लाख, 5-5 लाख। अब वो बेचारा जो 3 लाख तुम्हें अपने मुंह से बोल रहा है, फिर खुद ही उसको जाके बोलो या 50 ही दे दो। इससे अच्छा पहले ही उतना ही चलो, जो उतना चलेगा वही कामयाब है। सर ये बड़ी आपने अच्छी बात की है सर। मेरे को जहाँ तक पता है ना कि जो सेलिब्रिटीज के चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो तो करोड़ों में मांगते हैं। बिल्कुल सच है। और सर लेकिन मिलता भी तो है उनको। उनको मिलता है, उनको पता होता है कि भी जो देने वाला है ना वो ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होता है, उसको इतने पैसे उसके चिंगम खाने के बराबर है। और जो पंजाब लेवल में या कुछ, जैसे हर बंदा एक नया होता है, अब वो तो सेलिब्रिटी का बच्चा पुराना है, पर ये तो देख लो क्या प्रोड्यूसर पुराना है या नहीं। अगर तो पुराना है तो मांगो, नहीं है तो भाई उसकी हेल्प करो। ओके। उसको बोल दो कि भाई कागजों में लिख दे मैंने इतना लिया पर तू इतना ही ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब शाहरुख खान ने यश चोपड़ा जी के साथ जितनी भी मूवीज़ की हैं, उन्होंने ये नहीं बोला मुझे इतने चाहिए, जितना चेक लिफाफे में आ गया चुप करके ले लिया। सर एक ना आपने अभी बात की कि कागजों में लिख दो इतना ले लिया और ले लो जितना वो दे रहे हैं। हाँ। ये सर इस हिसाब से दो फायदे हो गए, एक तो अपना रेट भी बढ़ गया, हाँ, और दूसरा काम भी मिल गया। काम भी मिल गया, इसलिए कभी काम आपका रुकेगा नहीं, मिलता रहेगा। मैं आज कैमरे पे भी जाता हूँ, कैमरामैन का 12,000 पर डे है, पर मुझे पता बेचारे किसी के पास नहीं है कि सर 4 ही दूंगा। मैं कहता हूँ दे दे, और मैं पूरा बोल रहा हूँ। और वो बोलेंगे यार इसने बोल तो दिया, चलो हम भी 4-4 बोलेंगे। मुझे पता होता किसने के पास 4 है, किसके पास 8 है, और कौन देगा और कौन नहीं देगा। और जो ऐसे करता है फिर मैं वो 4 वाले को 4 वाला ही काम देता हूँ, फिर वो 12 वाला काम नहीं जाता। तूने 4 बोला, 4 का ही काम गया। ओके। तो उसने 8 बोला, 8 का ही। और जो सच्चा है वो चाहे 4 दे या 2 दे, काम 25 का ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो अपना सनसीने रो, जैसे कि आपके साथ मैंने शक्ति कपूर जी के साथ मूवी की थी, उसका बजट क्या कैसे सब आपको पता है, पर हमने काम की तरफ ध्यान दिया कि ये उसकी पहली मूवी है, जितनी अच्छी हो सके पूरी अच्छी से अच्छी दो। और आपको भी मालूम है उसमें हमारा कितना नाम आया, हमने क्या किया और हमारा नाम किधर आया किधर नहीं, सब तो आपको पता है। तो आप खुद ही देख लो, आपके साथ तो खुद के साथ हो चुका है। मेरा तो काट दिया। तो यही तो है, खुद के साथ ही आपके साथ हो चुका है। इस बात पे तो सर मैं आपकी सिफ्त करता हूँ, क्योंकि मेरे को याद है सर, मेरे जो शुरू वाले 2 प्रोजेक्ट थे आपने फ्री में किए थे सर। हाँ, तो ये कभी मत देखो कि भी पैसे से ही सब होता है, नहीं, हेल्प भी जरूर सोचो। अगर मान लो मैं बहुत बड़ा बनता भी हूँ, मैं काफ़ी कर भी चुका हूँ, पर मुझे होता है जो इसका भी मैंने कम बजट में क्यों किया, जो शक्ति कपूर होता है, पहली बात तो आपकी वजह से, क्योंकि आपने बोला सर आना है, मैं आ गया। कितने मिलेंगे नहीं मैंने तो सोचा ही नहीं, आपने नहीं पूछा, ठीक है ना, मैंने पूछा भी नहीं और ना ही मुझे चाहिए थे। उन्होंने इतने हैं, ठीक है जी। अब वो बोले इसकी औकात ही इतनी है, वो गलत है। अब वो ठन लेते हैं कि भाई इसकी तो औकात ही इतनी है, इसको इतने ही देने हैं, फिर उसके पास मैं दोबारा नहीं जाता। अगर जो खुद बोल रहा है कि भाई मेरे पास सर ये हैं, भैया जब तेरे पास ये हैं तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे तू कितने लेता है, सीधा ये बोल मेरे पास ये हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में जिसने आपको बोल दिया कि सर मेरे पास ये हैं, तो उसको मत बोलो मेरा इतना है, कैसा कर दो, सबकी हेल्प करो। आपकी भी तो, आप भी तो नए थे ना कभी ना कभी, तो इसलिए जितने भी नए डायरेक्टर या मुझे जो भी मिलते हैं तो उनकी मैं बहुत हेल्प भी कर देता हूँ। मैं कहता भी नहीं मेरा नाम उधर डाल या इधर जा, कर दिया ना। अब वो स्क्रीन पे दिख रहा होता है या सारा तो इसी का, उसे भी पता होता मैं तो कुछ किया नहीं, ये तो उसका है, चाहे उसका नाम आ रहा हो भैया डायरेक्टर फलाना डायरेक्टर फलाना डायरेक्टर फलाना, और उसे मालूम होता है कि मैंने कितना किया और फलाने बंदे ने कितना किया। सर मेरे को जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आई थिंक हमको मिले 10 साल हो गए। हाँ, 2015 से। हाँ 2015 से।
तो आपने फ्री में भी किए, लेकिन आपने 8-8 लाख में भी किए, मेरे को पता है सर, मेरे को याद है। क्योंकि जहाँ से मुझे पता भी इनके पास ये बजट है तो मुझे वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने आस पड़ोस को भी देखना है, अपने समाज को भी देखना है। तो वो सारे पैसे मैंने अपने नहीं, मंदिर में या कहीं, जैसे हमारी गली के बाहर एक मंदिर था, उसमें पानी आ जाता था, नीचा था, तो उसको हमें अप करने के लिए हमारा बजट 4 लाख का था, जो कि सिर्फ अप और थोड़ा बढ़िया करने में भी उसमें 15 लाख लग गए। तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मत जियो, समाज के लिए भी जियो। अगर ये तुम्हें काम मिला है, भगवान ने तुम्हें लाखों का किया है, तो समाज के लिए भी जियो। जिसने वो समाज की बत्ती तोड़ दी, तो वो सोचो समाज की नहीं तोड़ी, तुमने खुद की तोड़ ली। बहुत अच्छी बात की सर आपने। तो इसलिए समाज के साथ रहो, क्योंकि ये हवा पानी ये सब भगवान की कृपा से हमें मिल रहे हैं। रोड ये वो, ये नहीं कि ये सरकार के हैं, ये देखें, नहीं, ये सब भगवान ने दिया है। तो उनके जितने भी, जैसे कबूतर, ये जैसे आपको पता ही होगा, जैसे जब मैं एकेडमी में जाता हूँ तो गऊ के लिए मैं रोटी लेके जाता हूँ, कबूतरों के लिए दाना लेके जाता हूँ, उनको पानी डालता हूँ, डोगों के लिए बिस्कुट लेके जाता हूँ, जिसको हेल्प है उसको पैसे दे दो, चाहे मेरा खुद का बैलेंस ना हो। तो ये जब तक आप करते रहोगे आपका बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि भगवान आपकी झोली कभी खाली नहीं होने देगा। चाहे आपको लगेगा आगे का नहीं है, मैं तो आगे का सोचता ही नहीं, मेरा तो बस आज का ही है, सुबह उठूंगा, भगवान की कृपा से चल जाएगी गाड़ी। और जो खुद का सोचता है कि मैंने ये करना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने ये भविष्य बनाना है, वो बेचारा सोचता ही रहता है, उसका कब बूढ़ा हो जाता है उसे पता ही नहीं लगता। इसलिए बस ज़िंदगी में अच्छे काम करो, जहाँ मन हो रहा है वो वाला काम करो, दूसरे पे पंगा मत लो। जितनी इनकम जैसे मिल रही है चुपचाप लेते रहो, खानी तो 2 रोटी है, जितना मर्जी कर लो। जब सो जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गद्दे पे हो या 5 स्टार होटल पे हो या पुल के नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस आप सो रहे हो। आपके सिर पे छत है, कपड़े हैं, सभी आपको जानते हैं, आपका नाम है, काफ़ी काम कर चुके, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा सकता, भैया ये देख ले। फिर वो कहते हैं यार इतना काम करके तुम ये सब कर रहे हो, बल्कि तुम्हें सिखाने लग रहे हैं, बल्कि तो कहा तू मत सिखा, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। अगर जो ये वाली मेरी बातें हैं छोड़ना चाहते तो कि जिसने करनी वो कर लेगा, जिसने छोड़नी है वो छोड़ देगा। जो मेरी काम वाली बातें हैं वो गांठ बांध लेगा, वो सीखेगा भी, करेगा भी, जैसे जैसे मैंने ऑडिशन बताए वो देगा भी, इस लाइन में आएगा भी, काम भी करेगा। सर एक फॉलो अप मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि जितना पैसा मिल रहा है उतने में खुश रहना चाहिए। ओके ठीक है, या ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग भागते हैं पैसे के पीछे और उनको डिप्रेशन होता है, सिर्फ इसी वजह से डिप्रेशन है कि वो कम कमा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कम ही कमाएं। नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं कि कम ही कमाए, जिसमें आपका मन है। अब आप काम कर रहे हो तो आपका तो मन खुश हो रहा है, काम तो अपने आप ही हो जा रहा है। ओके, उसमें तो पैसा आना जाना ये आपने देखना ही नहीं, मन खुश। ओके, अब इतना पैसा कमा के वो कह रहा भी क्या करेगा, मन अबे खुश होके आराम से पीऊंगा, अबे मैं काम करते करते ही आराम से हूं तो मुझे क्या जरूरत है। ओके, तो कहते हैं हम इतना काम क्यों कर रहे हैं कि आराम से बैठेंगे, इतनी हमारी एफडियां होंगी मजे से, और तुम्हारा उसके बाद टाइम ही नहीं रहा तो क्या, इसलिए तुम्हें तो ये भी नहीं पता कल हम एक दूसरे से बात वे ऑफ टॉक कर भी पाएंगे या नहीं। किसी ने अगला दिन ही नहीं देखा, रात के बाद अगला जो दिन मिल रहा है ना, तुम्हें अगला जीवन मिल रहा है, बस उस जीवन को एक दिन में जी लो। अगला मिल रहा है जी लो, फिर आप काउंट कर सकते हो कि जैसे मैं हूँ, मैं काउंट कर सकता हूँ कि यार मेरी तो 48 साल उम्र होगी, 48 साल तो मैं जी लिया, अब मैं ये काउंट नहीं कर सकता कि 48 भी जीऊँगा। अगला दिन एक ही मिलना है, वो भी अगर आंखें खुल गई तो, वरना नहीं मिलना। तो जब आप यही सोच के चलोगे तो आपको कभी दुख लगेगा ही नहीं। तो मेरा 6 से 7 घंटे तो मेरे दूसरों के कामों में ही चले जाते हैं, यार इसका चला जाऊँ, इसका काम कर दूँ, मंदिर में ये चला जाऊँ, मंदिर में। हालांकि आप भी मेरे साथ कितनी बार आ चुके हो मंदिर में, हम फ्री में भजन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे वो बेसुरे ही करेंगे तो भगवान को क्यों बेसुरे सुनाने। अगर आपको आता है तो कर दो ना, घर पर भी तो बैठे, यही है। अच्छा सर एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है हम सर, ठीक है, पॉडकास्ट बस एंड करने वाला हूँ मैं सर, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक। तो सर मेरा सवाल ये, आप एक्टिंग जब सिखाते हो तो मैंने ना ये बहुत लोगों में देखा है कि लोग कैमरे को लेके कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। ये मानते हो सर आप बात? बिल्कुल सच। तो उनको आप कंफर्टेबल फिर कैसे करवाते हो? क्योंकि कैमरे के सामने कई लोग नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है, जैसे कि मैंने बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम लिए, शंकर जी, आर माधवन जो कि डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, और मैंने अभी उसका नाम क्यों लिया ये भी बता देता हूँ, और शंकर जी, यश चोपड़ा जी, रिम्पी प्रिंस जी। और मेरे साथ भी तकरीबन ये सब होता था, मैं डर जाता था। तो मैंने उनकी एक छोटी सी टिप्स देखी, तो वो कहते कैमरा बंद कर दे।
तो कैमरा बंद करने का मतलब होता था कि रोल कर दे। मैंने बोला कैमरा बंद कर दे। अब हमें लग गया कैमरा तो बंद हो गया, यार तू अब अच्छे से कर, कोई बात नहीं मैं बैठा हूं ना, कर दूंगा, चल एक बार करके दिखा। अब उसने किया, मैंने बोला था कैमरा बंद कर दे, तो मैंने अब इसमें शॉर्टकट क्या होता था, कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे, मतलब जब थोड़ा सा बंद को लंबा लिया तो मतलब रोल करना है। तो अब उन्होंने कहा कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे, तो मुझे पता कि उन्होंने रोल करने को बोला है रिम्पी जी ने। तो मैंने उनका कैमरा वो रोल कर दिया। अब उसने वो करके दिखाया, चल ठीक है यार कोई बात नहीं, तेरे से बाद में कराएंगे, ठीक है यही डन है, हो गया, चलो अगला शॉट। मैं तो कहाँ से हो गया? तो कहते यही है। अब जिसका ये ना निकले, क्योंकि ये दिल का खुद का ही हुआ है कि भाई मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं कैमरे के पास नहीं हूँ, ये वाली चीज़ कोई होती ही नहीं। एक्टिंग का मतलब एक्टिंग, तो तेरा तुम्हारे सामने ये एक्टर है, बस इसको बोलना है। तुम क्यों सोच रहे हो कि लाइटें लगी हैं, वो खड़ा, ये खड़ा, ये तो सोचना ही नहीं, वो फिर भी नहीं हट रहा। नहीं सर, तो ये ट्रिक अपनाओ। ये कैमरे, हाँ ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छा ट्रिक थी, लेकिन सर अच्छा ठीक है, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन स्टेज फियर जो होता है, जो स्टेज पे खड़े होने से डरते हैं, वो तो एक्चुअल फियर है सर, वो कैसे फिर ओवरकम करवाते हो? देखो फिर उसका तो फिर ओवरकम करने का यही है कि पहले उसे बोलते हैं कि अगर तुझे ये फील ज़्यादा हो रहा है तो एक आधा कोई छोटा मोटा सा ले। अगर वो वहाँ पे डरा करा तो मैंने अपना डायलॉग खुद ब खुद बीच में इम्प्रोवाइज कर देना, ताकि उसको लगे कि भी मैं बच गया। तो वो फिर धीरे 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 उसे वो पुश होता रहता है, एकदम से नहीं। हाँ एकदम से नहीं होगा, वो धीरे 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 पुश होगा, क्योंकि एकदम से उसे कट तो करना ही नहीं। अब वो हमें पता, वो भूल गया, अरे मुझे पता था तेरे बाप ने मुझे पैसे दिए थे, और मुझे ये बता कितने पैसे दिए थे, 20,000 दिया था ना, बोल हाँ, मतलब पहले ही बताया भी हो गया तो तेरे को उंगली उंगली करके करूंगा तो बस तू हाँ हाँ ना करते रही। उसे पता हाँ ना, गर्दन तो हिला ही दूंगा ना। तो लोगों को ये लगता है कि ये लाइव चल रहा है। जैसे आपके सामने साथ में मैंने कॉमेडी की 2-4 किए, अगर आप भूल रहे हो तो मैंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोल दिया, पर किसी को, पब्लिक को आज तक पता ही नहीं लगा। वो सर एक लड़का और था, सेम, मेरे को याद आ गया किसकी बात कर रहे हैं। ये भी, हाँ ये भी ट्रिक्स है। ओके ये सबके साथ करनी चाहिए। ये नहीं उसे ध्यान देखा तू भूल गया, ये उसे डीमोटिव ना करो, उसका साथ दो। जैसे कि हमने शक्ति कपूर की मूवी कर रहे थे, कितने ही अनजान लोग थे, उनके साथ मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जैसे कि बिल्कुल कुछ होता ही नहीं, कहाँ मैं दिखा रहा हूँ ये वो। तो जितना हम उनके साथ कूल रहते हैं, उन्हें लगता है यार ये हमारी तरह ही है, कोई बात नहीं, वो ईजिली करते जाते हैं, तो सारा काम हो भी गया। जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि यार ये शॉट कर भी देंगे, मैंने उनकी सारी की सारी फिल्म बना दी। जो खुद सोच रहे हैं यार ये हम हैं, ये हम लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये करवाने वाले पे है। जितना हम कूल होके करवाएंगे, प्यार से उनके साथ डील अप करेंगे, जब हम बच्चे से प्यार से बात करते हैं वो हमारा हो जाता है, हमें जानता भी नहीं, पर हम उसे प्यार से बोलते हैं, ओ यू उसकी तरह करने, उसी की तरह आपको बनना पड़ेगा। ये एक डायरेक्टर की खासियत है। वो हर एक आर्टिस्ट के साथ, लड़की के साथ, उसके, हमें पता लड़कियों का यही है, उसका घर का एटमॉस्फेयर यही है, वो हमारी ये बात फॉलो नहीं करेगी, उसके साथ वैसे ही करके चलो ऐसे ही कर दे, वो फिर वैसे ही हमें डील अप करना पड़ता है। कोई ज़्यादा क्लोज रह भी गया, फिर हम क्रोमे पे शूट कर लेते हैं, लोकेशन वही लाइव की लगा देते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता कि ये जो है हमने अलग स्टूडियो में अकेले के लिए या वहीं पे किए थे, ये पता ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अकेले में सही दे रही है, पर सबके सामने उतना अच्छा काम नहीं कर रही, तो हम क्लोजअप सारे उसी के घर में कोरोना ला के उसी के घर में आगे कर लेते हैं। ले कल्ला कैमरा, कोई बात नहीं कर दे, क्यों उनको क्या हुआ, नहीं वो भी अच्छे हैं, तो एक बार कर दे। सर दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए क्रोमा क्या होता है, उनको पता नहीं होगा। क्रोमा एक सिंपल सी हरे शेड की स्क्रीन होती है, और आर्टिस्ट के पीछे हम हरा पर्दा लगा देते हैं, तो उसको काट के हम कोई भी लोकेशन लगा देते हैं। और मैं ये भी बताता हूँ, हरा नहीं नीला भी लगा होता है। और ये हरा और नीला ही क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नीला और हरा कलर नहीं होता। अगर तो जैसे मैंने अभी कपड़े नीले डाले हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हरा लग जाएगा। अगर मैंने हरी शर्ट डाली है तो पीछे नीला लग जाएगा। सिर्फ इसलिए 2 कलर हैं। ये नहीं है कि हरे पे ही क्रोमा कटेगा या नीले पे ही कटेगा, ऐसा नहीं है। आप भी छोटा छोटा अपने घर पे अगर करते हो ब्रॉडकास्ट या अपना स्टूडियो क्रोमे पे करते हो, तो बस ये ध्यान रखो कि जो कलर हमारी बॉडी में या कपड़ों में नहीं है वही कलर पीछे लगाना है। और ये 2 ही ऑप्शंस हैं, नीला और हरा, यही क्रोमा है। तो चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज सर मजा आया होगा हमारे पॉडकास्ट पे। मैं जब भी आपके साथ कोई भी काम करता हूँ या फ्री भी बैठा हूँ तो मुझे मजा ही आता है। अरे शुक्रिया सर, शुक्रिया। और दिन रात जो मेहनत करते हैं, वो कुछ भी सोचते हैं, उनका काम अच्छा होता ही है। और ये 10 मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बोला, ये 10 तो हो गए हैं, पर ये 100 से भी ऊपर जाएंगे।
चलिए सर, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जाए 100 हजारों के भी ऊपर जाए। हाँ, ये जाएंगे, जरूर जाएंगे। जो 100 के ऊपर चला गया उसकी गिनती फिर रुकती नहीं, बढ़ती ही जाएगी। और जिनका दिल सच्चा है और आपको कोई भी इसमें मेहनत कर रहे हो, पर किन के लिए? लोगों के लिए, ताकि उनको अच्छी बातें पता लगें, उनको भटकना ना पड़े। जो जो आपने और मैंने बातें फेथ की उनको ना करनी पड़े। आप सोच तो उन्हीं का ही रहे हो ना। बिल्कुल। तो जब हम किसी का अच्छा सोच के करते हैं वो चीज़ अच्छी ही होती है। और जो नेगेटिव इसको ले रहा है वो उसकी इच्छा, वो नहीं देखेगा, हटा देगा या बोलेगा ये तो वैसे बोल रहे हैं, खुद तो बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। पर यही रास्ता है, सबको ऐसे ही चलना है, यही रास्ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों कि आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं जो फिल्म सिटी में जाना चाहते हैं उनके तक ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि हम अगले पॉडकास्ट में आपके सवालों के जवाब दें। ठीक है सर? जरूर जरूर। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।